U12 हिंदी अध्याय 111 उपहार देना 5 अद्यतन _ 100 लौह कवच संरचनाएं और मोहुआ को चित्रों को पूरा करने में केवल 1.5 महीने से थोड़ा अधिक समय लगा। एल्डर यू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और चुप हो गए। यह देखकर यू चेंगई ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? एल्डर यू ने भंडारण बैग अपने बेटे को सौंप दिया, तुम गिनती करो। यू चेंगई ने इसे लिया, अपनी दिव्य इंद्रिय से इसे मापा, एक बार गिना, फिर दोबारा गिना और एक बार फिर गिनने से खुद को रोक नहीं सका। एक क्षण बाद वह भी आश्चर्य से बोला, ये सब हो गया। एल्डर यू ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम गिनती नहीं कर सकते? यू चेंगई ने शर्म से मुस्कुराकर कहा, फिर खुद को रोक नहीं पाए और दोबारा पूछ बैठी, क्या उसने ये सब अकेले ही किया? एल्डर यू ने अंदर रतन कवच को खोला, इसकी तुलना लौह कवच संरचना से की, और हालांकि कुछ स्ट्रोक थोड़े ढीले थे, वे उत्साही और एकीकृत थे, एक ही बार में पूरे हो गए, वास्तव में एक व्यक्ति के हाथ से। पिता और पुत्र एक दूसरे की ओर देखते रहे, उनके पास कहने को शब्द नहीं थे। यह मोशान, वह किसी प्रकार का छोटा राक्षस नहीं हो सकता, है ना? यू चेंगई बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सकी। एल्डर यू ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा, तुम क्या कह रहे हो? यू चेंगई अपना सिर पकड़े हुए बुदबुदाए बिना नहीं रह सके। मैं सिर्फ कह रहा था। एल्डर यू ने चेहरे पर अप्रत्याशित भाव के साथ उसकी ओर देखा। कुछ क्षण सोचने के बाद यू चेंगई ने कहा, यह कोई और तो नहीं हो सकता था जिसने उसे पेंटिंग बनाने में मदद की हो, है ना? उसकी पेंटिंग बनाने में कौन मदद करेगा? एल्डर यू ने ठंडे स्वर में कहा, एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर के रूप में मैंने हर जगह पूछा है, और एक भी व्यक्ति मुझे फॉर्मेशन पेंटिंग में मदद नहीं करेगा। जैसे ही यह बात कही गई, एल्डर यू थोड़ा नाराज हो गए। जाहिर है, ऐसा नहीं था कि दूसरे लोग उनकी पेंटिंग में मदद करने को तैयार नहीं थे, बस उनकी दी हुई कीमत बहुत कम थी। अगर यह सचमुच उसका अपना काम था और कुछ नहीं, तो उसकी दिव्य इंद्रिय का क्षय होना कोई मामूली बात नहीं होगी। मोहुआ, वह बच्चा अभी क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर ही है ना? और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। ये सही है, एल्डर यू ने आह भरी, अचानक थोड़ा दयालु महसूस करते हुए, और आदेश दिया, तुम घर से कुछ पौष्टिक गोलियां और आध्यात्मिक वस्तुएं ले लो, मैं मोशान के घर जा रहा हूं। यू चेंगई ने बोलना शुरू किया लेकिन खुद को रोक लिया। इसे उगल दो, एल्डर यू ने डांटा। यू चेंगई ने धीरे से कहा, वहां घर पर इतनी पौष्टिक गोलियां नहीं है। जो कुछ हमारे पास है ले लो। लेकिन एल्डर यू का चेहरा काला पड़ गया। यू चेंगई ने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, और केवल कुछ पौष्टिक गोलियां, स्पिरिट ग्रास, लिंगजी और ऐसी ही अन्य चीजें इकट्ठा कर सकी जो आध्यात्मिक शक्ति या रक्त क्यूई को पूरा कर सकती थी, उन्हें चर्मपत्र में लपेटा, उन्हें भंडारण बैग में पैक किया, और एल्डर यू को सौंप दिया। एल्डर यू ने उसे ले लिया, जाने के लिए मुड़े, फिर अचानक पीछे मुड़े और निर्देश दिया, तुम भी मेरे साथ आओ। यू चेंगई ने असमंजस में पूछा, मुझे क्या करना होगा? अगर मोहुआ भविष्य में सचमुच एक फॉर्मेशन मास्टर बन पाता है, तो ये हम मॉन्स्टर हंटर्स के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। मैं तुम्हें इसलिए ले जा रहा हूं ताकि तुम जान पहचान बना सको, अगर भविष्य में कुछ हुआ तो बात करना आसान हो जाएगा, एल्डर यू ने जवाब दिया। यू चेंगई, एक क्यूई रिफाइनिंग 9वें स्तर के राक्षस शिकारी होने के बावजूद, एक बच्चे के साथ पक्षपात करने में थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा था, लेकिन अपने पिता की सख्त नजर को देखकर वह केवल आज्ञाकारी रूप से हाँ कह सका। एल्डर यू चेंगई को मो परिवार में ले गए। मो शान बेहद हैरान था, उसने सोचा भी नहीं था कि एल्डर यू खुद आएंगे, और यू चेंगई भी उसके साथ होगी। उसने सोचा कि जरूर कोई गंभीर बात होगी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। एल्डर यू ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो बस मोहुआ का हालचाल जानने आया हूं। तुम अपना काम करो। मो शान को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सोचा कि इसका संबंध अवश्य ही फॉर्मेशन से है, और उसने अपने मन को शांत किया। मोहुआ भी एल्डर यू को देखकर चौंक गया। उसने सोचा था कि एल्डर यू उसकी फॉर्मेशन पेंटिंग की गति से असंतुष्ट थे और इस बारे में उससे पूछताछ करने आए थे। लेकिन निश्चित रूप से फाउंडेशन स्थापना चरण में एक एल्डर इतना छोटा दिमाग वाला नहीं होगा। मोहुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, बड़े यू, आप मुझसे मिलना चाहते थे। एल्डर यू को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करें, उन्होंने खांसते हुए पूछा, वह संरचना, इसे चित्रित करने में काफी समय लगा, है ना? मोहुआ का दिल बैठ गया। एल्डर यू वास्तव में मुझे बहुत धीरे धीरे चित्र बनाने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, है ना? फिर भी
ये वास्तव में उसकी गलती थी, क्योंकि वह अपनी गति तकनीक का अभ्यास करने में इतना केंद्रित था कि वह इस मामले के बारे में भूल गया था। जब तक उसे याद आया, 1 महीना बीत चुका था। मोहुआ को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और वह केवल इतना ही कह सकी, मैं बहुत धीरे धीरे चित्र बनाता हूँ, दिन में केवल 2 या 3 चित्र ही बना पाता हूँ, और मैं कल ही चित्र पूरा कर पाया हूँ। एल्डर यू और यू चेंगई ने एक दूसरे पर नजरें डाली। उसने सचमुच उन्हें स्वयं ही बनाया है। एक 10 वर्षीय बच्चा प्रतिदिन 6 संरचना पैटर्न के साथ 2 या 3 लौह कवच संरचनाएं बना रहा है। और यह काम उन्होंने अपने खाली समय में अपनी साधना की उपेक्षा किए बिना किया। पिता और पुत्र दोनों अचंभित थे, उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना भाव संयमित रखने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल भी धीमा नहीं, एल्डर यू ने जल्दी से कहा, यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। उसने शुरू में सोचा था कि अगर मोहुआ रोज एक ही फॉर्मेशन पेंटिंग बना पाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। 3 महीने बाद अगर कुल मिलाकर 100 से कम भी हो जाए तो 80 या 90 पेंटिंग तो होंगी ही। बाकी बची हुई पेंटिंग्स बाद में धीरे धीरे बनाई जा सकेंगी। हालांकि अब जब उसने देखा कि मोहुआ ने कितनी गति से फॉर्मेशन पैटर्न बनाया, तो वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेज था। कितनी प्रतिभा! एल्डर यू बहुत खुश हुए और एक स्टोरेज बैग निकालते हुए धीरे से बोले, मुझे डर था कि तुम बहुत थक जाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ पौष्टिक गोलियां और आध्यात्मिक वस्तुएं, साथ ही कुछ आध्यात्मिक मांस भी लाया हूं। ये कोई कीमती चीज नहीं है, इसलिए कृपया इन्हें बिना किसी चिंता के स्वीकार कर लो। यू चेंगई हक्का बक्का खड़ा रहा। उसके पिता ने कब किसी से इतने सौम्य और मिलनसार लहजे में बात की थी, मानो उस पर किसी और का कब्जा हो गया हो। यू चेंगई कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मोहुआ ने विनम्रता से मना कर दिया। एल्डर यू ने जानबूझकर कठोर चेहरा बनाया, मैं तुम्हें जो देता हूँ तुम ले लो। मोहुआ के पास स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी एल्डर यू ने सहमति में सिर हिलाया और यू चेंगई को अपनी ओर खींचते हुए कहा, ये तुम्हारे अंकल यू हैं। अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी आए तो सीधे इनके पास चले जाना। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। यू चेंगई महुआ की चमकदार काली आंखों के नीचे असहज महसूस कर रही थी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ, अगर भविष्य में तुम्हें कोई समस्या हो तो बस अपने अंकल यू के पास आ जाना और औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। महुआ की नजरों में यू चेंगई को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, इसलिए उसने वही दोहराया जो उसके पिता ने कहा था। एल्डर यू को अपने मंदबुद्धि बेटे से थोड़ी निराशा हुई, जो ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाता था। मोहुआ ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद एल्डर यू। धन्यवाद अंकल यू। एल्डर यू ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर मोहुआ के कंधे पर थपथपाया। अपनी साधना पर ध्यान दो और संरचना पैटर्न को अच्छी तरह सीखो। हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। ये कहकर वह यू चेंगई के साथ चला गया। मोहुआ को पहले तो कुछ असहज महसूस हुआ, ये सोचकर कि एल्डर यू जिस गति से उसने फॉर्मेशन तैयार किए थे उससे असंतुष्ट थे, लेकिन अब ये देखकर कि एल्डर यू न केवल चिंतित थे बल्कि बहुत प्रसन्न भी थे, उन्होंने राहत की सांस ली। मोहुआ ने खुशी खुशी एल्डर यू द्वारा दिए गए उपहार अपने पिता मो शान को दिखाए। पिताजी, ये वो उपहार हैं जो एल्डर यू ने मुझे दिए हैं। आप इन्हें अभी के लिए रख लीजिए। मो शान ने सिर हिलाया, स्टोरेज बैग लिया, उस पर कुछ बार नजर डाली और अचानक रुक गया। ये तुम्हें किसने दिया? बड़े यू ने किया। मोहुआ ने हैरान होकर जवाब दिया। एल्डर यू। मो शान ने भौहें चढ़ाईं, वही एल्डर यू जो अभी अभी आए हैं। ये सही है, तोंगजियान शहर में केवल एक ही एल्डर यू है, मोहुआ ने उलझन में कहा। मो शान दंग रह गया। एल्डर यू, जो अपने गुस्सैल स्वभाव, कठोर व्यवहार और कंजूस स्वभाव के लिए जाने जाते थे, उपहार दे रहे थे। और अपने बेटे को उपहार देने के लिए। मो शान सदमे से अभिभूत हो गए और उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वापस आते समय एल्डर यू ने अपने बेटे को सावधान किया, अभी मोहुआ की फॉर्मेशन पेंटिंग के बारे में किसी और को मत बताना। यू चेंगई चौंकी, क्यों? वह युवा है और एक साधारण पृष्ठभूमि से आता है, फिर भी उसमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। मुझे डर है कि इससे ईर्ष्या हो सकती है, जो जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। ओह, यू चेंगई कुछ हद तक समझ गया, लेकिन हम इसे हमेशा के लिए राज तो नहीं रख सकते, है ना? अगर बच्चे में सचमुच फॉर्मेशंस की प्रतिभा है तो देर सवेर वो सामने आ ही जाएगी। यू चेंगई ने आगे कहा, कम से कम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह बड़ा न हो जाए और अपनी रक्षा स्वयं न कर सके।
अपनी राहत भरी निगाहों के बावजूद एल्डर यू चिंता से बच नहीं सके। मुझे आशा है कि बच्चा सुरक्षित रूप से बड़ा हो सकेगा। लौह कवच संरचना को पूरा करने के बाद मोहुआ ने कुछ आत्मा पत्थर अर्जित किए, बाई को कुछ आध्यात्मिक स्याही मिली और एल्डर यू से उपहार भी प्राप्त हुए, जिससे वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन वह जल मार्ग चरण की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए बाई ज़िशिन को खोजने गया। बाई ज़िशिन पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और निराश हो गया। आंटी जू ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है और वह मुझे अब आपके साथ बहस नहीं करने देंगी। मोहुआ भी हैरान रह गया, सिर्फ एक स्पार कैसा रहेगा। बाई ज़िशिन को परेशानी महसूस हुई। अगर हम गुप्त रूप से लड़ेंगे तो आंटी जू को पता नहीं चलेगा, है ना? बाई ज़िशिन ने चुपके से अपनी बहन बाई जिक्सी की ओर देखा, जो एक तरफ बैठी थी, और कहा। चाची जू ने जिक्सी को मुझ पर नजर रखने को कहा, ताकि मैं तुमसे लड़ न सकूं। उसके बगल में बैठी बाई जिक्सी, जो बड़ी ही शालीनता और शांति से किताब पढ़ रही थी, ने ये सुनकर अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ी सी घुमाई। उसने बाई ज़िशिन को एक धुंधली नजर से देखा और मधुर स्वर में कहा, मैं आंटी जू को नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या आप अपना होमवर्क पूरा कर सकती हैं? अब बाई ज़िशिन के पास कहने को शब्द नहीं बचे। चाची जू ने जो होमवर्क दिया था वह बहुत अधिक था, जिसमें कीमिया, कलाकृतियों का शोधन और ताओ साधना के सिद्धांत शामिल थे, और मोहुआ के साथ बहस करने का मतलब निस्संदेह ये था कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा। मोहुआ ने बाई ज़िशिन को सहानुभूति से देखा, तुम्हें अपने होमवर्क पर ध्यान देना चाहिए। जब मेरे पास समय होगा मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ लाऊंगा। बाई ज़िशिन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। भुलक्कड़ पर्वत निवास छोड़ते हुए मोहुआ ने आह भरी। उन्होंने अंततः एक गतिविधि तकनीक सीख ली थी, लेकिन अब उन्हें इसका उपयोग करने का कोई अवसर नहीं मिला, जिससे उन्हें बहुत निराशा हुई। क्यों न इस समय का उपयोग एक और मंत्र सीखने में किया जाए? उसने मन ही मन सोचा। इस विचार से मोहुआ का उत्साह एक बार फिर बढ़ गया। एक कुशल आध्यात्मिक साधक को आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए तथा बचाव के लिए पीछे हटना चाहिए। लेकिन मंत्र सीखने के लिए वह किससे संपर्क कर सकता था? मोहुआ को फिर से परेशानी महसूस हुई। उसने कई दिनों से झांग लैन को नहीं देखा था और वह सोच रहा था कि आखिर उसे इतना व्यस्त क्यों रखा गया है। शायद ताओवादी दरबार के कुछ मामले थे जिनसे वह बच नहीं सकता था। लेकिन अगर झांग लैन उपलब्ध भी हो तो भी उसके लिए उसे दोबारा ढूंढना सही नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति हमेशा एक ही भेड़ से ऊन नहीं काट सकता। जल पारगमन चरण सीखना और उसका विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना एक बात थी, लेकिन उससे अधिक सीखना अनुचित होगा। यदि झांग लैन ने उसे संप्रदाय की रक्षा करने वाले गुट की एक अंतिम तकनीक सिखा दी, तो झांग परिवार के बुजुर्ग शायद उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। भले ही वे उसे चुप कराने के लिए उसे मार न डालें, फिर भी वे संभवतः उसे अपने परिवार में विवाह करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करेंगे। यह मोहुआ के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। और फिर भी वहां कोई और नहीं था जिससे वह मंत्र सीख सके। बहुत सोचने के बाद मोहुआ ने साहपूर्वक श्री जुआंग से सलाह लेने का फैसला किया। अगले दिन मोहुआ अपने भाई बहनों ज़िशिन और जिक्सी के लिए कुछ गोमांस और पेस्ट्री लाया, और श्री जुआंग से मिलने के लिए कुछ खाना और शराब लाया। संरचनाओं के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के बाद मोहुआ कई बार हिचकिचाया और पीछे हट गया। श्रीमान जुआंग एक ऋषि जैसे दिखते थे, अमरता का आभास, रक्त क्यूई का कोई पता न चलना और आध्यात्मिक शक्ति का कोई बोध न होना। क्या होता अगर वे ताओवादी कौशल में निपुण न होते और कभी किसी से लड़ते न होते? यदि मोहुआ ने उससे ये प्रश्न पूछे और वह उत्तर न दे सका, तो फिर क्या होगा? श्री जुआंग के लिए यह विचार करते हुए मोहुआ ने अंततः पूछने का निर्णय नहीं लिया। बाहर निकलते हुए उसकी मुलाकात ओल्ड कुई से हुई, जो मंडप में अकेले शतरंज खेल रहा था। मोहुआ ने उसे पाइन नट्स के कुछ डिब्बे दिए और फिर उसके साथ 5 एलिमेंट्स शतरंज के कुछ खेल खेले। जब वह जाने वाला था तो बूढ़ी कुई ने पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? आप कैसे बता सकते हैं? मोहुआ पूछने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हारी शतरंज की कुशलता घट गई है, बूढ़े कुई ने कहा। मोहुआ ने अपना मुंह खोला, अवाक। 5 एलिमेंट्स शतरंज इतना सरल है कि आप इसे आंखों पर पट्टी बांधकर भी खेल सकते हैं, और यदि आप चाहें तो भी पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि बूढ़े कुई के शब्दों ने उसे याद दिलाया, और अवसर का लाभ उठाते हुए मोहुआ ने चुपचाप पूछा, दादाजी गुई, क्या आप कोई मंत्र जानते हैं? बूढ़ी कुई एक क्षण के लिए झिझकी, फिर बोली, मुझे कुछ समझ आ गई है।
मोह हुआ की आंखें चमक उठी, तो क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं? बूढ़ी कुई उठी और चलने लगी। मोह हुआ ने सोचा कि बूढ़ी कुई अनिच्छुक है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद बूढ़ी कुई ने मोह हुआ की ओर मुड़कर देखा और कहा, मेरे पीछे आओ। ओह! मोह हुआ जल्दी से पीछे चला गया। बूढ़ी कुई मोह हुआ को बड़े टिड्डे के पेड़ से दूर एक अन्य घास वाले क्षेत्र में ले गई। ये स्थान खुला और विशाल था, हरी भरी घास से घिरा हुआ था, छोटे छोटे पुलों, तालाबों और हवा में सरसराते बांस के जंगल से घिरा हुआ था। मंत्र सीखते समय सिर्फ उनकी शक्ति पर ध्यान केंद्रित न करें। जो उपयुक्त हो वही सबसे अच्छे होते हैं, ओल्ड कुई ने कहा। मोह हुआ ने ध्यान से सुना, फिर पूछा, तो दादाजी गुई, मुझे कौन सा मंत्र सीखना चाहिए? बूढ़ी कुई ने कुछ देर सोचा और कहा, अप्रत्याशित और रहस्यमय मंत्र, जैसे भ्रम तकनीक, छल तकनीक, अजीब कौशल। मोह हुआ की आंखें चमक उठीं। लेकिन आपकी आध्यात्मिक जड़ अच्छी नहीं है, आप उन्हें नहीं सीख पाएंगे। मोह हुआ, महान शक्ति वाले मंत्र, जैसे बिग 5 एलिमेंट्स प्रकार के मंत्र। मोह हुआ उत्साहित हो गया। आपके पास उनका उपयोग करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। मोह हुआ ने ओल्ड कुई की ओर कुछ नाराजगी से देखा। बूढ़ी कुई के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो असल में मुस्कान नहीं थी। लेकिन आपकी दिव्य इंद्री अद्भुत है, इन जटिल मंत्रों को सीखने की कोई जरूरत नहीं है, सरल मंत्र ही काम करेंगे। बूढ़े कुई ने मोह हुआ की ओर एक पतली किताब फेंकी। मोह हुआ ने इसे खोला और 3 बड़े अक्षर देखे। आग का गोला तकनीक। मोह हुआ ने एक पल के लिए भौहें चढ़ाई और सोचा, फिर खुद को पूछने से नहीं रोक सका, दादाजी गुई, क्या ये फायरबॉल तकनीक अन्य फायरबॉल तकनीकों से अलग है? बूढ़े कुई ने अपना सिर हिलाया, ये वही है। मोह हुआ ने पुस्तक को पलटा और महसूस किया कि ओल्ड कुई ने उसे जो फायरबॉल तकनीक दी थी, वह उनसे बहुत अलग नहीं थी जो उसने क्यूई शोधन क्षेत्र में बुनियादी मंत्र फायरबॉल हेरफेर में देखी थी। उसे थोड़ी निराशा महसूस हुई। क्या आप इसे सीखना नहीं चाहते? बूढ़े कुई ने पूछा। मोह हुआ एक पल के लिए झिझका, उसे लगा कि बूढ़े कुई की बात में दम है। जो मंत्र बहुत जटिल, बहुत कठिन या बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति की मांग करते हैं, वे उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने शुरू में कोई उल्लेखनीय मंत्र सीखने की योजना नहीं बनाई थी। मूल बातों से शुरू करना सबसे अच्छा था, व्यवहारिकता ही मायने रखती थी। बूढ़ा कुई उसे सिखाने को तैयार था, वह उसके प्रति बहुत आभारी था, तो फिर इसमें इतनी झिझक क्यों? मोह हुआ ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सीखना चाहता हूँ दादाजी गुई, कृपया मुझे सिखाएं। बूढ़ी कुई ने लगभग अदृश्य रूप से सिर हिलाया। मंत्र की कुंजी 3 पहलुओं में निहित है, दिव्य भावना, आध्यात्मिक शक्ति और मध्याह्न रेखा। आध्यात्मिक शक्ति को गतिशील करने के लिए दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करें, परिसंचरण स्थापित करने के लिए इसे मेरिडियन के माध्यम से विशिष्ट एक्यूपॉइंट्स तक पहुंचाएं, और आप मंत्र को सघन कर सकते हैं। गति तकनीक भी एक प्रकार का जादू है। चूंकि आपने एक गति तकनीक सीख ली है, इसलिए आपको समान सिद्धांत समझ में आ जाना चाहिए। अब फायरबॉल तकनीक से शुरुआत करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बूढ़े कुई ने मोह हुआ को कई महत्वपूर्ण बातें बताईं, और मोह हुआ ने उनमें से प्रत्येक को याद किया, फिर फायरबॉल तकनीक के मंत्र और मेरिडियन चार्ट के अनुसार अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित किया। अग्नि गोला तकनीक बहुत सरल थी, तथा आध्यात्मिक शक्ति संचार का इसका मार्ग भी जल पारगमन चरण की तुलना में बहुत सरल था। कुछ बार प्रयास करने के बाद मोह हुआ ने इसे सीख लिया। इसे आजमा कर देखो, ओल्ड कुई ने कहा। मोह हुआ ने गहरी सांस ली, ध्यान केंद्रित किया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया, अपनी मेरिडियन को सक्रिय किया, परिसंचरण का गठन किया, फिर अपनी उंगलियों को पास के तालाब की ओर इशारा किया। मोह हुआ की उंगलियों पर एक हल्की लाल आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित हुई, जिससे एक गैसीय लाल ज्वाला बन गई, जो उसकी दिव्य अनुभूति का अनुसरण करते हुए सीधे तालाब की ओर बढ़ गई। आग का गोला पानी की सतह पर फट गया, जिससे तालाब का पानी हिल गया, जलीय पौधे नष्ट हो गए तथा तल पर मौजूद मछलियां चौंक गईं। तालाब की सतह कुछ देर तक लहरों से हिलती रही, पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। यही मंत्र है। मोह हुआ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ऐसा लगता था कि बस आध्यात्मिक शक्ति को विशिष्ट मेरिडियन के माध्यम से प्रवाहित करना और उसे बाहर की ओर प्रेरित करने के लिए दिव्य इंद्रियों का उपयोग करना ही काफी था। फिर कोई भी विभिन्न गुणों वाले मंत्र बना सकता था और मोह हुआ की अपेक्षाओं से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता था। कुछ देर की हलचल के बाद तालाब में शांति लौट आए। केवल तट पर बिखरे पानी के धब्बे और पानी पर तैरती हुई टूटी फूटी वनस्पतियां ही इस बात की गवाही दे रही थीं कि अभी अभी क्या हुआ था। बूढ़े कुई ने सिर हिलाया, बुरा नहीं है। मोह हुआ ने अपना सिर खुजलाया, दादाजी गुई, मुझे आगे क्या अभ्यास करना चाहिए?
इसका अभ्यास करते रहो, इसका अभ्यास करते रहो। हाँ, बूढ़ी कुई ने कहा, पहले इसका 100 बार अभ्यास करो, इसे महसूस करो। ठीक ठीक, बताओ क्या? मुंह हुआ ने हैरानी से पूछा। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। 100 बार दोहराने के बाद तुम इसे समझना शुरू कर दोगे, बूढ़ी कुई ने जवाब दिया। मुंह हुआ थोड़ा उलझन में था। ओल्ड कुई ने आगे कहा, यह आपके निर्माण अभ्यास जैसा ही है। अभ्यास आपको पूर्णता की ओर ले जाता है। अधिक अभ्यास से कुछ बातें सहज रूप से स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन ऐसी बातों को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। ओह, मुंह हुआ ने थोड़ा और समझते हुए सिर हिलाया। क्या मैं यहाँ अभ्यास कर सकता हूँ? मुंह हुआ ने थोड़ा शर्मिंदगी से पूछा। वह निश्चित रूप से घर पर अभ्यास नहीं कर सकता था। क्या होगा यदि उसने गलती से फायरबॉल तकनीक से उस स्थान को आग लगा दी? पहाड़ों और जंगलों में अकेले अभ्यास करना भी कुछ खतरनाक था। यह कोई परेशानी की बात नहीं है, बूढ़े कुई ने उदासीनता से कहा। मुंह हुआ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अगर मैं तालाब या इन फूलों और पौधों को नुकसान पहुंचाऊं, तो क्या ये ठीक है? बूढ़े कुई ने संयम से महुआ की ओर देखा और फिर अपनी आस्तीन को हल्के से हिलाया। महुआ को तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उसने पलक झपकते ही देखा कि तालाब के किनारे के पानी के धब्बे गायब हो गए थे, जली हुई वनस्पतियां फिर से उगाई थीं और मछलियां आराम से तैरने लगी थीं। मानो जो कुछ अभी हुआ था वह कभी हुआ ही नहीं था। मानो महुआ ने कभी उस फायरबॉल तकनीक का उपयोग ही नहीं किया था। महुआ वहीं जड़वत खड़ा रहा। यह कोई परेशानी की बात नहीं है, बूढ़े कुई ने हल्के से कहा। अगले दिनों में महुआ श्री जुआंग के घर दौड़ता रहा। यदि श्री जुआंग जाग रहे होते तो वह उनका अभिवादन करता और कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगता। यदि श्री जुआंग सो रहे होते तो ये तालाब के किनारे बांस के झुरमुट के पास फायरबॉल तकनीक का अभ्यास करने का सबसे अच्छा अवसर होता। फायरबॉल तकनीक के अंतर्निहित सिद्धांत महुआ को पहले से ही स्पष्ट थे और कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद वह इसका उपयोग करने में माहिर हो गया था। हालांकि फायरबॉल तकनीक की शक्ति, कास्टिंग की गति और वार की सटीकता हर बार थोड़ी भिन्न होती थी। वास्तव में, जैसा कि ओल्ड कुई ने कहा था, इनमें पुनर्तः महारत हासिल करने के लिए व्यक्तिगत अभ्यास और क्रमिक समझ की आवश्यकता थी। इन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। इन दिनों महुआ तालाब के किनारे फायरबॉल तकनीक का अभ्यास कर रहा था। तालाब में आग के गोले फूटने से एक के बाद एक छपाके होने लगीं, जिससे शांत जल अस्त व्यस्त हो गया और वनस्पतियां चारों दिशाओं में बिखर गईं तथा तल पर मौजूद मछलियां घबरा गईं। सौभाग्य से महुआ के जाने के बाद हर दिन ओल्ड कुई तालाब की मरम्मत करता था। अन्यथा महुआ ने पहले ही तालाब को सुखा दिया होता। इस विशेष दिन जब महुआ तालाब के किनारे अपनी फायरबॉल तकनीक का अभ्यास कर रहा था, तो उसने दूर से एक छोटे से सिर को चुपके से झांकते हुए देखा। बाई ज़िशिंग, ये देखकर कि वहां केवल महुआ ही है, बाई ज़िशिंग चुपके से दौड़कर आया और उत्सुकता से पूछा, तुम किसके साथ खेल रहे हो? यह कोई खेल नहीं है, मैं एक जादू का अभ्यास कर रहा हूं, महुआ ने सुधारा। बाई ज़िशिंग की आंखें चमक उठी, तुम कोई मंत्र सीख रहे हो? कौन सा? मुझे दिखाओ। महुआ ने तालाब में एक और फायरबॉल तकनीक शुरू की। एक जोरदार धमाके के साथ पानी हर तरफ फैलने लगा। देखने के बाद बाई ज़िशिंग का उत्साह थोड़ा कम हो गया और उन्होंने उपेक्षापूर्वक कहा, यह तो बस फायरबॉल तकनीक है। महुआ ने पूछा, फायरबॉल तकनीक में क्या खराबी है? बाई ज़िशिंग ने दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, लगता है मुझे लगा था कि तुमने कुछ ज्यादा ही जबरदस्त सीख लिया है। कैसा? जैसे? ओह, ठीक है, आपके पास कम आध्यात्मिक शक्ति है, भले ही आपने इसे सीखा हो, आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, बाई ज़िशिंग ने कहा। महुआ ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और शांत भाव से कहा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? अभी नहीं, बाई ज़िशिंग का हौसला तुरंत डगमगा गया। मैंने यहाँ से आवाजें आती सुनी, इसलिए मैं चुपके से यहाँ आ गया। मुझे जल्द ही वापस जाना होगा। बाई ज़िशिंग ने पूछा, क्या आपके द्वारा फायरबॉल तकनीक का अभ्यास करने से श्री जुआंग को परेशानी नहीं होगी? महुआ ने सिर हिलाया, मैंने दादाजी गुई से पूछा था, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। मिस्टर जुआंग का घर बहुत दूर है, बहुत शांत। बाई ज़िशिंग ने सिर हिलाया और महुआ को ईर्ष्या से देखा। मिस्टर जुआंग आपके लिए बहुत अच्छे हैं। श्री जुआंग भी आप सभी के साथ बहुत अच्छे हैं और आप और श्री जुआंग, आपके कुछ संबंध हैं, है ना? महुआ ने हैरानी से पूछा। बाई ज़िशिंग ने अपना हाथ हिलाया, तुम समझ नहीं रहे हो। उसने एक पल सोचा लेकिन आगे कुछ नहीं बताया।
वह और जिक्सी श्री जुआंग का बहुत सम्मान करते थे और यद्यपि वे सामान्य दिनों में भी उनसे प्रश्न पूछने जाते थे, फिर भी वे आमतौर पर उस सज्जन को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करते थे। मो हुआ की तरह, जो किसी भी समस्या का सामना करने पर सज्जन से मार्गदर्शन मांगता था, यहाँ तक कि श्री जुआंग के आंगन में एक तालाब को उड़ाने के लिए फायरबॉल तकनीक का उपयोग करने तक जाता था, वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे। क्या आप उस सज्जन के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, दोषी महसूस कर रहे हैं, और इसलिए आप उस सज्जन से डर रहे हैं? मो हुआ ने बाई जिशेंग को संदेह से देखा। बाई जिशेंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे पहले ऐसा करने की क्षमता की आवश्यकता होगी। ये सच है, मो हुआ ने सिर हिलाया। बाई जिशेंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या ओल्ड कुई ने आपको ये फायरबॉल तकनीक सिखाई थी? हाँ, क्या ओल्ड कुई ने आपको केवल फायरबॉल तकनीक सिखाई थी? आप समझते नहीं, जो उपयुक्त है वही सर्वोत्तम है। मो हुआ ने बूढ़े कुई के अनुभवी तरीके की नकल करते हुए कहा। बाई जिशेंग ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया, ये सच है। मो हुआ ने जवाब में पूछा, क्या दादाजी गुई वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं? उसे होना चाहिए, बाई जिशेंग ने अनिश्चितता से कहा। तो तुम्हें भी नहीं पता? बाई जिशेंग ने एक अजीब सी मुस्कान दी। मो हुआ ने उसे जल्दी से कहा, तुम अपनी पढ़ाई करो, मुझे मंत्रों का अभ्यास करने से मत रोको। बाई जिशेंग वास्तव में जाना नहीं चाहता था, पढ़ाई बहुत थकाऊ थी। तुम अभ्यास करो, मैं तुम्हें कुछ सुझाव दे सकता हूँ। तुम क्या बता सकते हो? तुम्हें मंत्र नहीं पता? मो हुआ ने चौंकते हुए कहा। बाई जिशेंग ने नाराज होकर कहा, सुअर का मांस तो नहीं खाया, पर सुअर को दौड़ते भी नहीं देखा। हालांकि मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूं, फिर भी कुछ शक्तिशाली मंत्र जानता हूं। ये वास्तव में मामला था, बाई परिवार के पास ज्ञान की समृद्ध विरासत थी। मुझे दिखाने के लिए फायरबॉल तकनीक का फिर से उपयोग करो, बाई जिशेंग ने कहा। ओह, मो हुआ ने फिर से फायरबॉल तकनीक का इस्तेमाल किया। तालाब एक बार फिर फट गया। शक्ति थोड़ी कम लगती है, बाई जिशेंग ने कहा। क्या इसका कारण यह है कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर है? पूरी तरह नहीं। किसी मंत्र की शक्ति उसमें आपकी दक्षता पर निर्भर करती है। आप मंत्र का प्रयोग जितना कुशलता से करेंगे, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। किसी मंत्र में पूरी तरह निपुणता प्राप्त कर लें, और यदि आध्यात्मिक शक्ति समान ही रहे, तब भी उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी, बाई जिशेंग ने धैर्यपूर्वक समझाया। मो हुआ ने लगातार सिर हिलाया, तो फिर इस दक्षता में विशेष रूप से क्या शामिल है? क्या आपके पास फायरबॉल तकनीक के लिए मेरिडियन चार्ट है? मो हुआ ने फायरबॉल तकनीक के लिए मेरिडियन चार्ट खोला। बाई जिशेंग ने चार्ट की ओर इशारा करते हुए कहा। सरल शब्दों में कहें तो यह उस सटीकता के बारे में है जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति इन मध्याह्न रेखाओं और एक्यू पॉइंट्स का अनुसरण करती है। यदि हर बार आपकी आध्यात्मिक शक्ति इन नाड़ियों और बिंदुओं से ठीक से प्रवाहित होती है, तो निस्संदेह मंत्र की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। बेशक पूर्ण सटीकता लगभग असंभव है, आखिरकार मनुष्य कठपुतली नहीं है, हर बार सही होना अवास्तविक है, काफी करीब से ही काम चल जाएगा, बाई जिशेंग ने आगे बताया। मो हुआ को एक आभास हुआ और उसने बाई जिशेंग से कई और प्रश्न पूछे। बाई जिशेंग एक बार मो हुआ के सामने दिखावा करने के लिए रोमांचित था और उत्सुकता से काफी समय तक मार्गदर्शन देता रहा। अचानक कहीं से एक कागज की गेंद उड़कर आए और सीधे बाई जिशेंग के सिर पर लगी। मो हुआ ने कागज की गेंद उठाए, उसे खोला और देखा कि वह ब्रश से बनाया गया एक छोटा सा चेहरा था। चेहरे पर साधारण रेखाएं थीं, बस कुछ स्ट्रोक और दो बिंदु थे, और वह कुछ हद तक अप्रसन्न लग रहा था। बाई जिशेंग ने अपना सिर पकड़ते हुए नोट देखा और कहा, बस हो गया, जिक्सी नाराज है। मैंने उससे कहा था कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेलने आ रही हूं, पर अनजाने में ज्यादा देर रुक गई। बाई जिशेंग जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, खुद से और अभ्यास करो, और फिर तेजी से भाग गया। मो हुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपनी हंसी रोक नहीं सका। इसके बाद मो हुआ ने आध्यात्मिक शक्ति के सटीक नियंत्रण के साथ अभ्यास किया जैसा कि बाई जिशेंग ने कहा था, और निश्चित रूप से फायरबॉल तकनीक थोड़ी अधिक शक्तिशाली हो गई। एक बार जब मो हुआ ने 100 बार अभ्यास कर लिया, तो वह फायरबॉल तकनीक का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सफल हो गया। मो हुआ फिर ओल्ड कुई की तलाश में चला गया। दादाजी गुई, मैंने इसका 100 बार अभ्यास किया है। बूढ़े कुई ने सिर हिलाया, क्या तुम्हें मिल गया? समझ आ गया। अच्छा, बूढ़ी कुई ने स्वीकृति में सिर हिलाया, अब मैं तुम्हें ठीक से पढ़ाना शुरू करूंगी। मो हुआ दंग रह गया, क्या तुमने मुझे पहले ही नहीं सिखाया? बूढ़ी कुई ने उदासीनता से कहा, मैंने अभी तक पढ़ाना शुरू नहीं किया है। फायरबॉल तकनीक के बारे में सिखाने जैसा क्या है?
फायरबॉल तकनीक के बारे में सिखाने के लिए क्या है? 4 या 5 दिन बिताने और फायरबॉल तकनीक का 100 बार अभ्यास करने के बाद मोहुआ दंग रह गया। उसने सोचा कि उसने लगभग सब कुछ सीख लिया है, लेकिन बूढ़े कुई के शब्दों से पता चला कि उसने वास्तव में कुछ भी नहीं सीखा था। दादाजी गुई, तो फिर आप मुझे और कौन से मंत्र सिखाएंगे? मोहुआ कुछ हद तक आशान्वित था। मंत्र सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, फायरबॉल तकनीक ही काफी है, बूढ़े कुई ने कहा। पूरी तरह से हैरान होकर मोहुआ ने पूछा, तो फिर आप मुझे क्या सिखा रहे हैं? बूढ़ी कुई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक प्रश्न पूछा। मंत्र का प्रयोग करने का पहला मुख्य बिंदु क्या है? पहले तुम मंत्र सीखो, मोहुआ ने हिम्मत करके पूछा। यही आधार है, मुख्य बात नहीं। पहला मुख्य बिंदु यह है कि आपको अपने दुश्मन पर प्रहार करना ही होगा। कोई भी मंत्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह दुश्मन पर प्रहार नहीं करता तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। उसे सीखना समय की बर्बादी है, बूढ़े कुई ने कहा। मोहुआ को अचानक एहसास हुआ, लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि यह कुछ हद तक स्वयंसिद्ध था। यदि आप किसी पर जादू करना चाहते हैं तो आप किस पर भरोसा करते हैं? बूढ़े कुई ने आगे कहा। दिव्य अनुभूति, मोहुआ ने उत्तर दिया। क्यों? एक क्षण सोचने के बाद मोहुआ ने कहा। किसी मंत्र का क्रियान्वयन दिव्य इंद्रिय पर निर्भर करता है, मंत्र का जाप दिव्य इंद्रिय पर निर्भर करता है, और मंत्र जाप के बाद उसका प्रक्षेप पद भी दिव्य इंद्रिय द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए यदि किसी मंत्र का किसी पर प्रभाव पड़ता है तो वह भी दिव्य इंद्रिय पर निर्भर करता है। बूढ़ी कुई ने सहमति में सिर हिलाया। ईश्वरीय दृष्टि से दुनिया नंगी आंखों से देखी दुनिया से अलग है। तुम्हें पता है ना? मोहुआ ने सिर हिलाया। नंगी आंखों से देखी गई दुनिया में स्पष्ट रूपरेखा और नाजुक रंगों की भरमार होती है। तथापि जब कोई साधक अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त करता है तो उसे श्वेतता का एक शून्य दिखाई देता है, जहां वस्तुएं अपनी ठोस रूपरेखा खो देती हैं और केवल आध्यात्मिक शक्ति की अवस्थाएं ही शेष रह जाती हैं। दूसरे शब्दों में, एक साधक की दिव्य दृष्टि में संसार आध्यात्मिक शक्ति के रंग बिरंगे लेपों से युक्त एक कोरे कागज के टुकड़े के समान है। दिव्य इंद्रिय वस्तुओं के विशिष्ट स्वरूप को नहीं, बल्कि उन वस्तुओं में आध्यात्मिक शक्ति की अधिक आवश्यक अवस्था को समझती है। वृद्ध कुई ने आगे कहा, यदि किसी मंत्र के लिए दिव्य इंद्रिय के मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए दिव्य इंद्रिय को पहले उसे देखना होगा। तो फिर दादाजी गुई, क्या हम देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मोहुआ ने पूछा। आंखें बहुत आसानी से धोखा खा जाती हैं। साधकों के लिए सिर्फ नजर पर भरोसा करना बहुत मूर्खता है, बूढ़ी कुई ने कहा। मोहुआ ने सिर हिलाया। एक सहज चुटकी से बूढ़े कुई ने एक संकीर्ण जैद हरे बांस के पत्ते को अपनी उंगलियों के बीच गिरा लिया। 30 फीट की दूरी से इस बांस के पत्ते पर फायरबॉल तकनीक से प्रहार करो। मोहुआ को चिंता थी कि फायरबॉल तकनीक बूढ़ी कुई को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उनकी साधना में अंतर को देखते हुए उसने चतुराई से अपनी चिंताओं को अपने तक ही सीमित रखा। उनकी फायरबॉल तकनीक शायद ओल्ड कुई के हाथों को गर्म करने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी। मोहुआ 30 फुट पीछे हटा, अपनी दिव्य इंद्रिय मुक्त की, और दिव्य इंद्रिय की दुनिया में सब कुछ श्वेतता का शून्य था। बांस का पत्ता हवा में तैर रहा था, एक धुंधली हरी आध्यात्मिक शक्ति की परछाई दिखा रहा था। लेकिन सफेदी की इस दुनिया में बूढ़ी कुई का स्वरूप अनुपस्थित था। मोहुआ को पता था कि ऐसा उनकी दिव्य अनुभूति में भारी असमानता के कारण था। किसी की दिव्य इंद्रिय जितनी कमजोर होगी, वो शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय वाले साधक को देखने में उतना ही कम सक्षम होगा। दादाजी गुई, मैं आ रहा हूं। मोहुआ के बोलने के बाद उसने अपनी दिव्य इंद्रिय में बांस के पत्ते की आध्यात्मिक शक्ति छाया को लक्ष्य करके फायरबॉल तकनीक को सक्रिय किया। फायरबॉल तकनीक ने बांस के पत्ते पर प्रहार किया, जिससे जैद हरे रंग का वह टुकड़ा जलकर राख हो गया। फिर भी ओल्ड कुई, जो पत्ते को दबा रहा था, पूरी तरह से सुरक्षित रहा। बूढ़े कुई ने अपनी उंगलियां हिलाईं और एक और बांस का पत्ता पकड़ लिया। इस बार उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसकी उंगलियों के बीच का पत्ता हवा के साथ हवा में तैरने और नाचने लगा। इस पर फायरबॉल तकनीक से प्रहार करो। मोहुआ को यह चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन फिर भी उसने ध्यान केंद्रित किया, अपनी दिव्य इंद्रिय से पत्ते की गति का अनुसरण किया और फिर फायरबॉल तकनीक का प्रयोग किया। आग का गोला हवा में उड़ गया और पत्ते से टकराए बिना ही बाल बाल बच गया। क्या तुम्हें पता है कि तुमने इसे क्यों नहीं मारा? मोहुआ ने अपना सिर खुजलाया। क्या पत्ता बहुत तेजी से उड़ रहा है? अपने हाथ की एक सहज लहर से बूढ़े कुई ने कमरे के भीतर हवा का एक झोंका पैदा कर दिया। हवा कई बांस के पत्तों को उड़ाकर तेज गति से हवा में घुमा रही थी।
बूढ़े कुई ने अपनी उंगलियों को हिलाया, जिससे एक चिंगारी निकली जो फिर ऊपर की ओर उठी और हवा में पत्तों का पीछा करने लगी। चाहे बांस के पत्ते कितना भी नाचे, अंततः वे चिंगारियों की चपेट में आ जाते, एक एक करके छिद जाते और राख में बदल जाते। मुंह हुआ हक्का बक्का रह गया। ये पहली चीज है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, बूढ़े कुई ने मुंह हुआ की ओर देखते हुए कहा और धीरे से कहा। दिव्य इंद्रिय लॉकिंग, दिव्य इंद्रिय लॉकिंग। मुंह हुआ ने बुदबुदाया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन उसके दिल में एक अकथनीय झटका महसूस हुआ। दिव्य इंद्रिय लॉकिंग का मतलब है अपने दुश्मन को अपनी दिव्य इंद्रिय से लॉक करना। इस तरह चाहे वे किसी भी तरह से चकमा दें, वे मंत्र की पकड़ से बच नहीं पाएंगे, बूढ़ी कुई ने कहा। तो अगर आप दिव्य ज्ञान से लक्ष्य साधेंगे तो क्या आप निश्चित रूप से लक्ष्य पर निशाना साधेंगे? मुंह हुआ ने पूछा। जब तक कि प्रतिद्वंद्वी की चाल तकनीक इतनी तेज न हो कि वह आपके मंत्र से आगे निकल जाए, या वे किसी अन्य मंत्र या आध्यात्मिक कलाकृति से बचाव न करें, अन्यथा वे बच नहीं सकते। ओह, मुंह हुआ ने थोड़ा उत्साहित होकर कहा, फिर पूछा, मैं दिव्य सेंस लॉकिंग का उपयोग कैसे करूं? अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त करें, शत्रु की आध्यात्मिक शक्ति की स्थिति को समझें, और एक बार जब आपकी दिव्य इंद्रिय उस पर टिक जाएगी, तो आप उनकी स्थिति पर नियंत्रण कर सकेंगे। बूढ़े कुई ने इसे संक्षेप में समझाया, फिर कहा, यह जटिल लगता है, लेकिन एक बार जब आप इसका कुछ बार अभ्यास करेंगे तो आप समझ जाएंगे। बूढ़े कुई के बोलने के बाद उसने अपनी उंगलियों से एक बांस के पत्ते को चुटकी में पकड़ा। इस पर ताला लगाने की कोशिश करो। मुंह हुआ ने सिर हिलाया, बूढ़े कुई के निर्देशानुसार किया, अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया और बांस के पत्ते की आध्यात्मिक शक्ति की अवस्था को पहचाना। इसके बाद उसे स्वाभाविक रूप से अंतर्दृष्टिपूर्ण तालाबंदी का एहसास हुआ। ये ड्राइंग फॉर्मेशन की तरह था। एक बार जब आप फॉर्मेशन पैटर्न को समझ गए तो संपूर्ण फॉर्मेशन आपके दिमाग में अंकित हो गया। मुंह हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से बांस के पत्ते को पकड़ लिया। बूढ़ा कुई मुंह हुआ को देख रहा था, उसकी निगाहें तेज हो रही थीं। वह इसे जल्दी सीख रहा है। क्या यह इसलिए है कि उसकी दिव्य भावना बहुत प्रबल है? बूढ़े कुई ने चुपचाप मन ही मन सोचा। एक क्षण की शांति के बाद बूढ़ी कुई की उंगलियां ढीली पड़ गईं और बांस का पत्ता हवा में नाचने लगा। मुंह हुआ ने आंखें बंद कर लीं, अपनी ऊर्जा केंद्रित की और उसकी उंगलियों के बीच एक हल्का लालाट का गोला बन गया। उसने उसे अपनी कल्पना के अनुसार हवा में उड़ा दिया और वह नाचते हुए बांस के पत्ते से टकराकर राख में बदल गया। मुंह हुआ ने अपनी आंखें खोली और खुशी से मुस्कुराया। बूढ़े कुई ने सिर हिलाया, तुमने अच्छी तरह सीखा है दादाजी गुई, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बूढ़ी कुई न तो सहमत थी और न ही असहमत। मुंह हुआ ने एक पल सोचा, फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं अपने प्रतिद्वंद्वी को दिव्य ज्ञान से जकड़ न सकूं? सबसे अच्छा क्या होगा? सबसे अच्छा उपाय है। बूढ़े कुई ने मुंह हुआ की ओर देखा और कहा, भाग जाना। मुंह हुआ को आश्चर्य हुआ और फिर उसे सब समझ में आ गया। अगर आप दिव्य इंद्रिय से लॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रतिद्वंद्वी की दिव्य इंद्रिय आपकी तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है, और स्वाभाविक रूप से उनकी साधना भी आपकी तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। भागना न करना मौत का इंतजार करने के बराबर है और उलझना मौत को ढूंढने के समान है। ओल्ड कुई ने कहा, यदि आप सचमुच भाग नहीं सकते या बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको अपनी दृष्टि पर निर्भर रहना होगा या अंतर्ज्ञान पर आधारित अनुमान लगाना होगा। तो फिर इसे भाग्य पर छोड़ दिया गया है। मुंह हुआ ने चुपचाप अपने मन में सोचा, मैं किसी प्रतिद्वंद्वी द्वारा दिव्य इंद्रिय से जकड़े जाने से कैसे बच सकता हूं? मुंह हुआ ने फिर पूछा, अगर आपकी दिव्य इंद्रिय आपके प्रतिद्वंद्वी की दिव्य इंद्रिय से ज्यादा मजबूत है तो उन्हें आप पर कब्जा करना मुश्किल लगेगा। अगर आपकी दिव्य इंद्रिय प्रतिद्वंद्वी की दिव्य इंद्रिय से कहीं ज्यादा मजबूत है तो वे आप पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। मुंह हुआ ने एक पल के लिए इस पर सोचा और समझ गया। आपकी दिव्य इंद्रिय जितनी अधिक प्रबल होगी, प्रतिद्वंद्वी की दिव्य इंद्रिय के लिए आपको पहचानना उतना ही कठिन होगा, परिणामस्वरूप उनके लिए आपको पकड़ना कठिन हो जाएगा। यदि आपकी दिव्य भावना इतनी प्रबल है कि प्रतिद्वंद्वी आपको पहचान नहीं सकता, तो स्वाभाविक रूप से वे आप पर कब्जा नहीं कर सकते। जादुई युद्ध में दिव्य ज्ञान का उपयोग करने की भी तकनीकें होती हैं, लेकिन मैं उन्हें सिखा नहीं सकता। युद्ध में जब तुम अन्य साधकों का सामना करोगे तो तुम्हें इसे स्वयं समझना होगा, वृद्ध कुई ने कहा। क्या तुम मुझे थोड़ा भी नहीं सिखा सकते? मुंह हुआ ने पूछा। वृद्ध कुई ने समझाया, दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक शक्ति से भिन्न है। आध्यात्मिक शक्ति का एक मार्ग होता है, जबकि दिव्य ज्ञान अलौकिक होता है।
साधक आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाने के लिए मेरिडियन और एक्यूपॉइंट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दिव्य ज्ञान को उसी तरह परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए दिव्य ज्ञान का उपयोग कैसे करें, यह आपको स्वयं अनुभव और समझना होगा। अगर मैं इसे समझाऊं तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर समझ भी गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। मो हुआ ने सिर हिलाया और यह सुनिश्चित किया कि ओल्ड कुई ने जो कुछ कहा था वह उसे गंभीरता से याद रहे। यद्यपि अभी उसे पूरी तरह समझ नहीं आया था, फिर भी उसे विश्वास था कि भविष्य में यह उपयोगी होगा। वृद्ध कुई ने आगे कहा, हालांकि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः एक ही प्रमुख लोक के साधकों के बीच दिव्य ज्ञान में इतना अंतर नहीं होता कि वह किसी प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से। बूढ़े कुई ने वहीं बोलना बंद कर दिया और मुंह हुआ की ओर देखा। उसकी निगाहें और अधिक केंद्रित हो गईं। सामान्यतः यही मामला है। सामान्यतः एक ही लोक में स्थित साधकों की दिव्य इंद्रिय में इतना अंतर नहीं होता कि प्रतिद्वंद्वी के लिए उसे लॉक करना असंभव हो जाए। लेकिन सख्ती से कहा जाए तो मोहुआ को एक साधारण साधक नहीं माना जा सकता, कम से कम तब तो नहीं जब बात दिव्य ज्ञान की हो। यदि उसकी दिव्य भावना इसी तरह बढ़ती रही तो क्या किसी अन्य की दिव्य भावना उस पर नियंत्रण कर सकेगी, ये कहना कठिन है। बूढ़े कुई ने इसे बाहरी तौर पर नहीं दिखाया, लेकिन उसके दिल में लहरें उठ रही थीं। मोहुआ को फिर एक और प्रश्न याद आया और उसने पूछा, दादाजी गुई, क्या हर साधक जानता है कि दिव्य इंद्रिय से कैसे जुड़ा जाए? हर कोई नहीं। बूढ़ा कुई अपने होश में आया और उदासीनता से बोला, मैंने जितने साधकों को देखा है उनमें से 10 में से 7 को नहीं पता कि कैसे, 10 में से 2 से अधिक जानते हैं लेकिन निपुण नहीं हैं, और 10 में से 1 से भी कम इसे उत्कृष्ट रूप से उपयोग कर सकते हैं। मोहुआ ने कुछ उलझन के साथ कहा, यह मुश्किल नहीं लगता, 70% से अधिक साधक ये क्यों नहीं जानते कि यह कैसे किया जाता है? कम से कम जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो उन्हें यह मुश्किल नहीं लगा। बूढ़े कुई ने चुपचाप उसे एक नज़र देखा, यह महसूस करते हुए कि इस समय मोहुआ श्री जुआंग के समान दिखता है। सभी साधकों में इतनी प्रबल दिव्य भावना नहीं होती, न ही सभी साधक इसका प्रयोग करने में कुशल होते हैं। ये तो सच में जैसा गुरु वैसा शिष्य वाली बात है ना? ये बच्चा मोहुआ भी थोड़ा भटक गया है। बूढ़ी कुई ने मन ही मन आह भरी और फिर कहा, 70% साधक दिव्य ज्ञान पर केंद्रित नहीं हो पाते, इसका एक कारण उचित शिक्षा का अभाव और सही विधि न सीख पाना है। बाकी आधे इसलिए हैं क्योंकि अगर वे सीख भी लेते हैं तो उसे समझ नहीं पाते। दिव्य ज्ञान अमूर्त है, मृग के सींगों की तरह जिसका कोई निशान नहीं रहता। इसलिए इसे सिखाना आसान नहीं है, न ही सीखना। केवल मौखिक निर्देश को समझना कठिन है। ओह, मोहुआ ने सिर हिलाया, पूरी तरह से समझ नहीं पाया। लेकिन मोहुआ ने हिचकिचाते हुए पूछा, भले ही कोई मंत्र काम कर जाए, फायरबॉल तकनीक बहुत शक्तिशाली नहीं है, इसलिए यह कोई बड़ा खतरा नहीं है ना? वृद्ध कुई ने सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि पूछा, एक साधक को मारने के लिए कितनी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है? मोहुआ अंदर से कांप उठा और उसने अपना सिर हिलाया। उसने पहले किसी को नहीं मारा था, उसे कैसे पता? वृद्ध कुई ने कहा, कुछ साधक 10 चक्रों की आध्यात्मिक शक्ति से हत्या कर सकते हैं, जबकि अन्य 100 चक्रों की आध्यात्मिक शक्ति से भी हत्या नहीं कर सकते। आध्यात्मिक शक्ति एक चक्र पूरा करने के लिए 12 नियमित नाड़ियों से एक बार प्रवाहित होती है। साधक की आयु या शारीरिक बनावट चाहे जो भी हो, एक चक्र के लिए आध्यात्मिक शक्ति में अंतर महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए साधक आध्यात्मिक शक्ति की प्रचुरता को मापने के लिए सामान्यतः चक्र का उपयोग करते हैं। जितने अधिक चक्र होंगे उतनी ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति होगी तथा उतना ही अधिक शक्तिशाली मंत्र डाला जा सकेगा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि साधकों के पास महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं? वृद्ध कुई ने सिर हिलाया और कहा, बाह्युई, शेंटिंग, हृदय, मध्याह्न, दानटियन और अन्य भाग साधकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर बिना किसी सुरक्षा के किसी मंत्र का प्रहार किया जाए तो या तो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या मर जाएगा। मोहुआ ने कहा, इसका मतलब है कि अगर आप महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार करते हैं तो भले ही मंत्र स्वयं विशेष रूप से शक्तिशाली न हो, फिर भी यह अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। अगर यह उन क्षेत्रों पर प्रहार करता है जिनका कोई विशेष महत्व नहीं है, तो शक्तिशाली मंत्र भी घातक नहीं हो सकता। सही। मोहुआ ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उसे एहसास हुआ और उसने कहा, तो दिव्य इंद्रिय लॉकिंग बहुत जरूरी है। केवल एक शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय और सटीक लॉकिंग से ही मंत्र ज्यादा आसानी से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर असर कर सकते हैं। क्या ये सही है, दादाजी गुई? बूढ़ी कुई ने सिर हिलाया।
मोह हुआ कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। भले ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा मजबूत न हो, फिर भी उसके मंत्र काफी खतरनाक हो सकते थे। लेकिन बूढ़े कुई ने ये कहकर उस पर पानी फेर दिया, ये सिद्धांत है, लेकिन वास्तविक युद्ध में इसका कोई उपयोग नहीं है। मोह हुआ दंग रह गया। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं की रक्षा करेगा। अगर आप उन पर निशाना साधेंगे, तो भले ही वह बख्तरबंद ताओवादी वस्त्रों से अवरुद्ध न हो, वह साधक की भुजाओं या हाथों से विक्षेपित हो जाएगा, वृद्ध कुई ने समझाया। मोह हुआ फिर उलझन में पड़ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको एक साधक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना चाहिए। कभी कभार किए गए गुप्त हमले काम कर सकते हैं, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में यह विश्वसनीय नहीं है। ओल्ड कुई ने कहा, एक आध्यात्मिक साधक के रूप में जो मंत्रों का प्रयोग करने में निपुण है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए। उनका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। बूढ़े कुई ने सिर हिलाया और आगे कहा, जादू करने में समय लगता है। मोह हुआ को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया। वृद्ध कुई ने समझाया, जब कोई साधक मंत्र का जाप करता है तो उसे आध्यात्मिक शक्ति के संचार की आवश्यकता होती है। ये समय एक श्वास से लेकर 10 श्वासों तक होता है। मंत्र का स्तर जितना ऊंचा होता है, उतनी ही अधिक आध्यात्मिक शक्ति का आह्वान होता है, और उसकी शक्ति जितनी अधिक होती है, उसे करने में उतना ही अधिक समय लगता है। कुछ अत्यंत शक्तिशाली मंत्रों को करने में कई घंटे भी लग सकते हैं। इसके विपरीत, यद्यपि निम्न श्रेणी के मंत्र कम आध्यात्मिक शक्ति का आह्वान करते हैं और उनकी शक्ति भी कम होती है, तथापि उन्हें डालने में लगने वाला समय भी कम होता है। बूढ़े कुई ने मोह हुआ को देखा और धीरे से कहा। मोह हुआ की आंखें हल्की सी चमक उठी। इसलिए जब एक आध्यात्मिक साधक किसी शत्रु का सामना करता है, तो वह या तो शत्रु की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाता है, तथा पहले से ही शक्तिशाली मंत्रों का जाप करके उसे एक ही वार में मार गिराता है, या फिर। बूढ़े कुई की निगाहें तेज हो गईं जब उन्होंने कहा, वे दुश्मन को दबाने के लिए सरल लेकिन तेज मंत्रों से पहल करते हैं, दुश्मन को सांस लेने का भी मौका नहीं देते। मोह हुआ को एक आभास हुआ। चूंकि वह स्वयं निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक मूल और कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाला था, इसलिए वह उन उच्च श्रेणी के मंत्रों को नहीं सीख सका जो शक्तिशाली तो थे, लेकिन साथ ही बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति भी खर्च करते थे। उसे अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। फायरबॉल तकनीक जैसे मंत्र सीखने होंगे जो बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन ऊपरी हाथ पाने के लिए जल्दी से निष्पादित किए जा सकते थे। हालांकि अभी भी एक समस्या थी। क्या कम शक्ति वाला मंत्र सचमुच दुश्मन को दबा सकता है? मोह हुआ ने पूछा। शारीरिक साधक अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों को तोड़ देते हैं, आध्यात्मिक साधक अपने प्रतिद्वंद्वी के मंत्रों को तोड़ देते हैं। यदि शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से केवल दबाया जा सकता है। वृद्ध कुई ने आगे कहा, शरीर साधक भी मनुष्य ही हैं। एक बार आपके जादू से प्रभावित होने पर उन्हें स्वाभाविक रूप से पीड़ा होगी। यदि उनकी इच्छाशक्ति दृढ़ नहीं है, तो उनके आक्रमण की गति निश्चित रूप से टूट जाएगी। अगर आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो वार के बदले वार, जान के बदले जान की बाजी लगाता है, तो आप उसके जुड़ों या शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साध सकते हैं। ऐसा करने पर उसे आपसे उलझने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। एक बार हिचकिचाहट होने पर वह अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं करेगा। मोह हुआ ने कभी नहीं सोचा था कि मंत्रों के प्रयोग में इतनी जटिलताएं होती हैं, और एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर ज्ञानवर्धक प्रहार हुआ हो। उसने बूढ़ी कुई को जो दृष्टि दी वह प्रशंसा से भरी थी। बूढ़े कुई की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन उनके हृदय में, जो किसी प्राचीन कुएं की तरह स्थिर था, इतनी श्रद्धा से देखे जाने से थोड़ी संतुष्टि का भाव था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि श्री जुआंग सही कह रहे थे, जब समय हो तो शिष्य को पढ़ाना भी एक सुखद शगल माना जा सकता है। अब समझी। मोह हुआ ने लगातार सिर हिलाया। वृद्ध कुई ने आगे मार्गदर्शन दिया। हालांकि दुनिया में कई मंत्र हैं, लेकिन उनके सिद्धांत काफी हद तक एक जैसे हैं। हर मंत्र की अपनी कमजोरियां होती हैं, लेकिन हर मंत्र की अपनी खूबियां भी होती हैं। एक साधक को बस अपनी खूबियों का इस्तेमाल करना चाहिए और कमजोरियों से बचना चाहिए। इसके विपरीत, जहां हर मंत्र की अपनी खूबियां होती हैं, वहीं कुछ कमजोरियां भी होती हैं। आपका काम उन कमजोरियों को पहचानना और उनका इस्तेमाल करके मंत्र को तोड़ना है। ताओवादी कौशल असंख्य हैं, प्रत्येक की अपनी खूबियां और कमियां हैं, उनके उपयोग की कला हृदय में निहित है। आमतौर पर चुप रहने वाले बूढ़े कुई जब मंत्रों के बारे में बात करते थे तो लगातार बोलते रहते थे और उनके शब्द मोतियों की तरह होते थे। ये सत्य शायद अभी आपके काम न आए, लेकिन ताओ साधना एक लंबी यात्रा है और ये एक दिन काम आ सकती है, वृद्ध कुई ने कहा।
मो हुआ ने ध्यानपूर्वक सुना, हर शब्द को हृदय में धारण किया और फिर वृद्ध कुई को प्रणाम करते हुए कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दादाजी गुई। मैं सब कुछ याद रखूंगा। बूढ़े कुई ने अपना सिर हिलाया। मो हुआ ने ओल्ड कुई के शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और फिर एक अन्य व्यावहारिक समस्या पर विचार किया। वह वर्तमान में केवल एक फायरबॉल तकनीक का ही प्रयोग कर सकता था। बूढ़े कुई ने जिन बातों का उल्लेख किया था, जैसे पहल करना, मंत्रों से दबाना, ताकत के अनुसार खेलना और दुश्मन के मंत्रों को तोड़ना, वे बातें उसे थोड़ी समझ से परे लगीं। आखिरकार वह केवल एक फायरबॉल तकनीक जानता था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मो हुआ ने फिर अपना सिर खुजलाया। फायरबॉल तकनीक का अभ्यास करें। बूढ़ी कुई ने सरल और सादा उत्तर दिया। कब तक अभ्यास? अभ्यास करते रहो, जितना सटीक होगा उतना बेहतर होगा, जितना तेज होगा उतना बेहतर होगा। बूढ़े कुई ने मो हुआ को गहरी निगाहों से देखा। आपको केवल एक वाक्यांश याद रखने की जरूरत है। मंत्रों की दुनिया में केवल गति ही अपराजय है। दुनिया के सभी मंत्र गति पर निर्भर करते हैं, क्योंकि केवल गति ही अपराजय है। मो हुआ ने इस सिद्धांत को अपने दिल में गहराई से अंकित कर लिया। तो दादाजी गुई, मुझे आगे कौन सा मंत्र सीखना चाहिए? मो हुआ ने बूढ़े कुई से फिर पूछा। वह संभवतः अपने पूरे जीवन के लिए फायरबॉल तकनीक पर भरोसा नहीं कर सकता था। जो कुछ भी। बूढ़ी कुई की प्रतिक्रिया भी उतनी ही सहज थी। क्या इसका मतलब यह है कि जब तक मैं सिद्धांतों को समझता हूं, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सीखता हूं? मो हुआ इसकी व्याख्या केवल इसी तरीके से कर सकता था। बूढ़ा कुई अपने मौन और मितभाषी स्वभाव में लौट आया था, इसलिए मो हुआ ने आगे पूछताछ करना अनुचित समझा और इसके बजाय अपनी फायरबॉल तकनीक का अभ्यास करने का निर्णय लिया। इसके बाद जब भी मो हुआ को समय मिलता, वह फायरबॉल तकनीक का अभ्यास करता। उसे ओल्ड कुई के शब्द याद आ गए कि जब तक उसका निशाना सटीक न हो जाए और उसकी चाल यथासंभव तीव्र न हो जाए, तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। अब स्वयं की सुरक्षा के लिए वाटर पासिंग सटेप और आक्रमण के लिए फायरबॉल तकनीक के साथ यह माना जा सकता है कि उनमें रक्षा और आत्मसंरक्षण का बुनियादी स्तर है। जहां तक अन्य मंत्र सीखने की बात है, मो हुआ को अब कोई जल्दी नहीं थी, खासकर तब जब उसे और अधिक सीखने की तत्काल आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद मो हुआ ने अपना ध्यान फॉर्मेशन पर केंद्रित किया। क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर मो हुआ अब 8 संरचना पैटर्न बना सकता था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि उसके वर्तमान क्षेत्र में 9 संरचना पैटर्न बनाना असंभव था। जैसा कि श्री जुआंग ने कहा था, दिव्य ज्ञान की अपनी सीमाएं होती हैं। हर रात मो हुआ ने अपनी दिव्य भावना को बढ़ाने के लिए ताओवादी स्तंभ पर निर्माण का अभ्यास जारी रखा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनकी दिव्य भावना का विकास बहुत कम था। लगभग ऐसा था जैसे कि वह एक अड़चन पर पहुंच गए थे। उनकी चेतना का सागर पहले से ही लबालब भरा हुआ था। परिस्थितियों को देखते हुए 9 पैटर्न के साथ एक संरचना बनाने का प्रयास करने के लिए क्षेत्र में सफलता की प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था। 9 गठन पैटर्न। मो हुआ ने भौहें चढ़ाई और इसके बारे में सोचा, फिर अचानक चौंक गया। 9 निर्माण पैटर्न, क्या ये प्रथम श्रेणी के निर्माण मास्टर की निशानी नहीं थी? क्या वह अनजाने में प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बनने की कगार पर था? मो हुआ चुपचाप हिल गया था। यद्यपि उसे अभी भी ताओवादी न्यायालय के मूल्यांकन और प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर पद की आवश्यकता थी, लेकिन 9 पैटर्न वाला फॉर्मेशन बनाने में सक्षम होने का मतलब था कि उसका एक पैर पहले से ही प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर की दहलीज से ऊपर था। मो हुआ ने भावना का उफान महसूस किया। श्री जुआंग सही थे। जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से संरचनाओं को चित्रित करने के लिए समर्पित है, बिना किसी विकर्षण के लगातार चित्र बनाता है, तो वह अंततः प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बन जाएगा। सबसे सरल तरीके अक्सर सबसे सीधे होते हैं। मो हुआ थोड़ा घमंड करना चाहता था, लेकिन श्री जुआंग की विनम्र और शांत रहने की शिक्षाओं को याद करते हुए उसने अपने विचारों पर लगाम लगाए और अपने मन को शांत किया। ताओ साधना का मार्ग लंबा है और क्षणिक उपलब्धि कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। केवल विनम्र और निरुत्साहित रहकर ही व्यक्ति दीर्घायु मार्ग तक पहुंच सकता है। यदि उसे घमंड करना था, तो उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह 9 फॉर्मेशन पैटर्न नहीं बना लेता और प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर नहीं बन जाता। मो हुआ ने खुद को सिर हिलाया। हालांकि उनकी आध्यात्मिक स्याही के साथ एक समस्या थी। 9 पैटर्न के साथ फॉर्मेशन सीखने और प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए उन्हें न केवल ताओवादी स्टेल पर अभ्यास करने की आवश्यकता थी, बल्कि उन्हें फॉर्मेशन पेपर और अन्य विभिन्न फॉर्मेशन मीडिया पर भी पेंटिंग करनी थी।
यह महत्वपूर्ण था कि न केवल सीखा जाए बल्कि फॉर्मेशन को गहराई से समझने के लिए जो सीखा है उसे लागू भी किया जाए। इसके अलावा मो हुआ जिस साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा था, स्वर ज्ञान जुए, उसकी रहस्यमय संरचना में बाधा थी। रहस्यमय संरचना को सुलझाए बिना वह बाधा को तोड़कर क्षेत्र में ऊपर नहीं चढ़ सकता था। रहस्यमय संरचना को उजागर करना संरचनाओं के अनुभव पर निर्भर था। ऐसा करने के लिए उसे अनेक संरचनाओं का अवलोकन और अभ्यास करने की आवश्यकता थी। चाहे वह प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बनना हो या रहस्यमय फॉर्मेशन को हल करना हो, महुआ को कई प्रकार के फॉर्मेशन सीखने और अभ्यास करने की आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि उसे आध्यात्मिक स्याही की एक महत्वपूर्ण मात्रा की आवश्यकता थी। एक नियमित फॉर्मेशन मास्टर को इतनी अधिक आध्यात्मिक स्याही की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी दिव्य इंद्रिय जो सीमित होती है उन्हें एक दिन में कई फॉर्मेशन बनाने की अनुमति नहीं देती, चाहे वह सीखने की बात हो या व्यापार की। लेकिन मो हुआ अलग था। मो हुआ की दिव्य अनुभूति उसी क्षेत्र के उसके साथियों की तुलना में काफी अधिक थी और ताओवादी स्तंभ के साथ ये और भी मजबूत होती गई। स्वर्गीय यान जुए के कारण उनका गठन चित्रण दूसरों की तुलना में बहुत तेज था और श्री जुआंग द्वारा सिखाई गई गुप्त तकनीक ध्यान तकनीक के साथ मिलकर उनकी दिव्य भावना जल्दी से ठीक हो गई। इसलिए मो हुआ सुबह से शाम तक बिना आराम किए पेंटिंग करता था और एक दिन में लगभग 10 फॉर्मेशन पेंटिंग पूरी कर लेता था। ये समान स्तर के अन्य फॉर्मेशन मास्टर से कई गुना अधिक है। परिणामस्वरूप मो हुआ ने आध्यात्मिक स्याही का उपयोग बहते पानी की तरह किया। एल्डर यू कभी कभी किसी को मो हुआ के लिए आध्यात्मिक स्याही लाने के लिए कहते थे। एल्डर यू की राय में चूंकि मो हुआ युवा था और उसकी दिव्य इंद्रिय पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं थी, इसलिए उसके द्वारा प्रदान की गई आध्यात्मिक स्याही मो हुआ के उपयोग के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। लेकिन वास्तव में मो हुआ के लिए यह पर्याप्त नहीं था। मो हुआ कुछ चिंतित थे, लेकिन उनके पास कोई अच्छा समाधान नहीं था, जिसके कारण उन्होंने एक प्रश्न पूछा। आध्यात्मिक स्याही वास्तव में कैसे बनाई जाती है? मो हुआ ने मिस्टर जुआंग से सलाह लेने के बारे में सोचा, लेकिन चूंकि सवाल ज्यादा गंभीर नहीं था, इसलिए वह उस सज्जन के एकांत में खलल नहीं डालना चाहता था। इसलिए वह बाई जिशिंग से पूछने चला गया। बाई जिशिंग एक बड़े पगोडा पेड़ के नीचे बैठा था। उसका चेहरा दर्द से मुड़ा हुआ था क्योंकि वह अपनी पढ़ाई कर रहा था। मो हुआ ने किताब पर नजर डाली, जो कीमिया तापमान नियंत्रण और गोली गुणवत्ता विश्लेषण थी। मो हुआ को समझ नहीं आया। वह वास्तव में कीमिया में कुशल नहीं था, लेकिन वह कीमिया भट्ठी के अंदर संरचना पैटर्न के बारे में काफी स्पष्ट था। आखिरकार उन्होंने एक बार ओल्ड मिस्टर फैन को एक कीमिया भट्ठी के अंदर आत्मा संरचना को नियंत्रित करने वाले पानी और लकड़ी की मरम्मत में मदद की थी। बाई जिशिंग ने अपनी किताब बंद कर दी और नमकीन मछली की तरह अकड़कर जमीन पर लेट गया। जिशिंग, मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। बाई जिशिंग ने थके हुए स्वर में कहा, इस किताब ने मुझे सिरदर्द दे दिया है, इसके बजाय जिक्सी से पूछो, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ओह, मो हुआ ने बाई जिक्सी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बाई जिक्सी ने भी अभी अभी अपनी किताब बंद की थी। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह मो हुआ को देख रही थीं। क्या आपके पास थोड़ा समय है? मो हुआ ने धीरे से पूछा। बाई जिक्सी ने थोड़ा सिर हिलाया। मो हुआ ने अपने शब्दों पर विचार किया और पूछा, आध्यात्मिक स्याही का उपयोग संरचनाओं के लिए कैसे किया जाता है? राक्षस रक्त, आध्यात्मिक द्रव, आत्मा घास या आध्यात्मिक खानों के साथ? बाई जिक्सी ने स्पष्ट और मधुर आवाज में कहा। लेकिन मो हुआ को समझ नहीं आया, क्या कुछ और विशिष्ट बात है? इन सामग्रियों को जानने के बावजूद मो हुआ को अभी भी ये पता नहीं था कि इन्हें कैसे बनाया जाए। एक क्षण रुको। बाई जिक्सी ने एक बर्फ सफेद स्टोरेज बैग खोला, जिस पर सुंदर हल्के सुनहरे फीनिक्स पैटर्न की कढ़ाई थी, और उसमें से एक किताब निकालने के लिए टटोला। मो हुआ ने बाई जिक्सी के परिष्कृत लेकिन उत्तम स्टोरेज बैग को जिज्ञासा से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि अंदर क्या रखा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसमें तरह तरह की किताबें रखी हैं। बाई जिक्सी के सुंदर और नाजुक हाथों ने पुस्तक को पकड़ लिया और उसे मो हुआ को सौंप दिया। मो हुआ ने उसे लिया और उसे उलट पलट कर देखा। पुस्तक के कवर पर लिखा था, प्रथम श्रेणी स्पिरिट इंक रिकॉर्ड, जिसमें प्रथम श्रेणी और निम्नतर संरचनाओं के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली आध्यात्मिक स्याही का दस्तावेजीकरण किया गया था, जिसमें स्याही के प्रकार, व्यंजन विधि और विशिष्ट मिश्रण तकनीकें शामिल थीं। कवर पर एक पंक्ति यह भी थी, बाई परिवार का कुल संग्रह प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। मो हुआ बाई जिक्सी की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। बाई जिक्सी ने धीरे से कहा, यह ठीक है, यह कोई अति गोपनीय बात नहीं है।
मोह हुआ को राहत महसूस हुई और उसने इसे ब्राउज करना जारी रखा। प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक स्याही बनाने की विधियां अपेक्षाकृत सरल थीं, जिनमें अधिकतर राक्षस रक्त को आधार के रूप में उपयोग किया जाता था तथा इसमें एक निश्चित अनुपात में स्पिरिट स्टोन पाउडर और पतला आध्यात्मिक द्रव्य या कुछ स्पिरिट घास का रस मिलाया जाता था, जिससे राक्षस रक्त की आक्रामकता को बेअसर किया जाता था और इसकी प्रभावकारिता को बढ़ाया जाता था तथा स्याही को आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिश्रित किया जाता था। आध्यात्मिक द्रव और आत्मा घास का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए यह बहुत परेशानी वाली बात नहीं थी। सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा वास्तव में राक्षस रक्त प्राप्त करना था। आध्यात्मिक स्याही बनाने के लिए प्रयुक्त राक्षस रक्त को राक्षस जानवरों से तब निकाला जाना था जब वे जीवित थे या उनकी मृत्यु के बाद 1 कप चाय के समय के भीतर। एक बार जब राक्षस जानवर मर जाता है, तो यदि बहुत अधिक समय बीत जाता है तो उसका रक्त या तो ठंडा और मंद हो जाता है, जिससे उसकी प्रभावशीलता बहुत कम हो जाती है, या पूरी तरह से जम जाता है, जिससे वह आध्यात्मिक स्याही के लिए अनुपयोगी हो जाता है। इसके अलावा राक्षस रक्त को निकालने के लिए एक विशेष गुप्त तकनीक की भी आवश्यकता होती है, जिससे राक्षस जानवरों के रक्त वाहिकाओं से रक्त को थोड़ा थोड़ा करके विशेष रूप से निर्मित जैड बोतल में संरक्षित किया जा सके ताकि रक्त को जमने से रोका जा सके। राक्षस का रक्त निकालने के इस विशेष मंत्र को रक्त चित्रण कला के नाम से जाना जाता था। चित्रण कला। मोह हुआ एक पल के लिए चौंक गया, फिर बाय जिक्सी से पूछा, क्या रक्त चित्रण कला सीखना मुश्किल है? बाय जिक्सी ने अपना सिर हिलाया, इसे सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका उपयोग करना कठिन है। रक्त आकर्षण कला एक सरलीकृत दिव्य इंद्रिय हेरफेर है जो दिव्य इंद्रिय से राक्षस रक्त को आकर्षित कर सकती है। दिव्य इंद्रिय हेरफेर आधार स्थापना चरण में साधकों की एक क्षमता है। हालांकि क्यूई शोधन साधक इसका उपयोग मुश्किल से ही कर पाते हैं, वे इसे दूर से नहीं कर सकते और इसमें बहुत अधिक दिव्य इंद्रिय भी खर्च होती है, बाय जिक्सी ने समझाया। अगर बात सिर्फ दिव्य इंद्रिय के उपभोग की होती तो मोह हुआ को कोई डर नहीं था। आखिरकार न तो उसकी आध्यात्मिक जड़ और न ही उसका शारीरिक शोधन कोई खास बात थी, उसे बस दिव्य इंद्रिय में थोड़ी सी ही बढ़त हासिल थी। मोह हुआ ने अपनी चमकदार काली उत्साही आंखों से उम्मीद से भरी बाय जिक्सी को देखा। बाय जिक्सी समझ गई। उसने हल्के से आह भरी और फिर फीनिक्स पैटर्न स्टोरेज बैग से एक किताब निकाली। पुस्तक के कवर पर लिखा था, रक्त चित्रण कला। रक्त निकालना बहुत कठिन है और इसमें बहुत सारी दिव्य इंद्रियां खर्च होती हैं। ज्यादातर साधक इसे सीखने की जहमत नहीं उठाते। सावधान रहें, बाय जिक्सी ने कहा। समझ गया, मोह हुआ ने खुशी से जवाब दिया। फिर उसने अपने स्टोरेज बैग से शीशम की लकड़ी का एक खाने का डिब्बा निकाला। डिब्बे के अंदर एमरल्ड केक के कई टुकड़े और नाशपाती के फूलों से बनी एक प्याली थी। एमरल्ड केक मीठा था, नाशपाती के फूलों का काढ़ा ताजगी देने वाला मीठा था। एक साथ मिश्रित होने पर वे एक समृद्ध सुगंध उत्सर्जित करते थे। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने अभी अभी इसे बनाया है, आप भी इसे चख कर देखिए। बाय जिक्सी एक पल के लिए अचंभित रह गया, उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए और मोह हुआ के प्रति विनम्र हुए बिना उसने नाजुक ढंग से एमरल्ड केक का एक टुकड़ा उठाया और उसे कुतरने लगा। शायद इसका स्वाद अच्छा होने के कारण उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बाय जिशिंग ने सुगंध सूंघी और अचानक उठ बैठा, कुछ बार सूंघा और मोह हुआ की ओर देखा। मेरा क्या? उसने पूछा। क्या तुम्हें सिरदर्द नहीं हो रहा था? मोह हुआ ने जवाब दिया। अब ये चला गया है, बाय जिशिंग ने कहा। तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। मैं खाने के बाद आराम करूंगा। मोह हुआ ने अपना सिर हिलाया और उसके लिए गोमांस का एक व्यंजन भी निकाला। इसे मसालेदार मसाले के साथ पकाया गया था, इसका स्वाद और भी तीखा होगा। बाय जिशिंग ने मांस के कई टुकड़े उठाए और उन्हें एक साथ अपने मुंह में ठूंस लिया, तुरंत गुस्से से बोला, बहुत मसालेदार। कुछ निवाले चबाने के बाद उसने सिर हिलाकर कहा, स्वादिष्ट। बाय जिशिंग ने बीफ की प्लेट जल्दी से खत्म करते हुए कहा, यह मसालेदार और स्वादिष्ट है। तभी उसने कहा, अभी आप क्या पूछना चाहते थे? मैंने पूछना खत्म कर दिया है। मैं मुफ्त में तुम्हारा खाना नहीं खा सकता। कुछ और पूछो, बाय जिशिंग ने जोर देकर कहा। मोह हुआ ने एक पल सोचा और फिर पूछा, रक्त चित्रण कला एक सरलीकृत दिव्य इंद्रिय हेरफेर है, तो वास्तव में दिव्य इंद्रिय हेरफेर क्या है? बाय जिशिंग हैरान दिखे, तुम्हें दिव्य इंद्रिय हेरफेर के बारे में नहीं पता। नींव स्थापना चरण के सभी साधक इसे जानते हैं। मैं एक क्यूई शोधन साधक हूं, क्या यह मेरे लिए सामान्य बात नहीं होगी कि मैं आधार स्थापना चरण के लोगों की क्षमताओं को न जानूं? मोह हुआ ने कहा। खंडन न पाकर बाय जिशिंग ने सिर हिलाया और समझाया।
दिव्य इंद्रिय हेरफेर मूलतः दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके इन छोटी पत्थर की मेजों और स्टूलों जैसी वस्तुओं को दूर से नियंत्रित करना है। आप इन्हें अपनी दिव्य इंद्रिय से दूर से ही हिला सकते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं लगती। यह कोई बड़ी बात क्यों न हो? बाई ज़िशिंग ने कहा, मेजों और स्टूलों को नियंत्रित करना भले ही बड़ी बात न हो, लेकिन तलवारों को तो नियंत्रित किया जा सकता है। जरा सोचो, दिव्य इंद्रिय तलवार नियंत्रण। दूर से दिव्य विचार के एक विचार से एक तलवार उड़कर मीलों दूर दुश्मन को मार गिराती है। क्या ये प्रभावशाली नहीं है? सचमुच, मीलों दूर। बाई ज़िशिंग ने उसे झुंझलाहट भरी नजर से देखा, क्या तुम सिर्फ बहस करने के लिए बहस कर रहे हो? फाउंडेशन स्थापना चरण पर एक साधक संभवतः अपनी दिव्य भावना को मीलों दूर प्रक्षेपित नहीं कर सकता, है ना? मो हुआ ने व्यावहारिक रूप से कहा। बाई ज़िशिंग को मानना पड़ा, खैर 10 या 100 मील तक चलने में सक्षम होना पहले से ही काफी अच्छा है। मो हुआ के चेहरे पर कुछ इस तरह का भाव था, जैसा मैंने सोचा था। ताओ साधना कठोर होनी चाहिए। 1 मिलीमीटर की चूक 1 किलोमीटर के बराबर होती है। अगर आप ठीक से गणना नहीं करते, तो द्वंद्व युद्ध में आपकी जान आसानी से जा सकती है, मो हुआ ने गंभीर भाव से कहा। बाई ज़िशिंग, इसके अलावा आपका 1000 मील का तलवार नियंत्रण वास्तविक स्थिति से लगभग 10 से 100 गुना अलग है। इतनी बड़ी विसंगति के साथ, अगर आप सचमुच लड़ पड़े, तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे, मो हुआ ने आगे कहा। बाई ज़िशिंग ने असहाय होकर कहा, तलवार के साथ दिव्य इंद्रिय हेरफेर, क्या आप उत्साहित नहीं हैं? तलवार के हथियार बहुत महंगे हैं, मैं उन्हें खरीद नहीं सकता, उत्साहित होने का क्या फायदा? मो हुआ ने व्यावहारिक रूप से कहा। बाई ज़िशिंग, एक पल सोचने के बाद मो हुआ ने बाई ज़िशिंग से पूछा, आप शरीर साधना का अभ्यास करते हैं, है ना? हाँ। क्या शरीर साधक तलवारों पर भी नियंत्रण रखते हैं? आमतौर पर वे तलवारों पर नियंत्रण नहीं रखते। मो हुआ ने पूछा, यदि आप तलवारों पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते, तो आप किस बात से उत्साहित हैं? बाई ज़िशिंग ने गहरी सांस ली, उसके दिल में शक्तिहीनता की भावना उमड़ रही थी। वह जमीन पर लेट गया, मो हुआ की ओर देखते हुए गंभीरता से बोला। मो हुआ, किसी दिन इस दुनिया में किसी को तुम मौत के घाट उतार दोगे। मो हुआ उलझन में दिख रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार हर कोई एक कठोर ताओवादी हृदय वाला साधक है। कुछ शब्दों से किसी को कैसे मौत के घाट उतारा जा सकता है? निश्चिंत रहो, ऐसा होगा, बाई ज़िशिंग ने आत्मविश्वास से घोषणा की। बाई भाई बहनों से अलग होने के बाद मो हुआ घर लौट आया और रक्त खींचने की कला सीखने लगा। रक्त खींचने की कला कोई मंत्र नहीं थी, न ही इसे सचमुच कोई गुप्त तकनीक माना जा सकता था। ये जड़ी बूटी चुनने, खनन करने या स्पिरिट प्लांट की खेती जैसे ताओ साधना कौशल से ज्यादा मिलती जुलती थी। कुछ साधक ताज़ा राक्षस रक्त निकालने के लिए इस कौशल पर निर्भर थे, तथा इसे व्यापारियों या अन्य साधकों को बेचते थे जिन्हें राक्षस रक्त की आवश्यकता होती थी। रक्त निकालने की प्रक्रिया कठिन नहीं थी, लेकिन ये दिव्य इंद्रियों पर बोझिल थी और काफी श्रमसाध्य भी थी। रक्त खींचने वाले साधक उन लोगों के समान थे जो आध्यात्मिक परिवहन घाट पर काम करते थे, शारीरिक साधना के माध्यम से सामान ले जाते थे। अंतर ये था कि ये सामान ले जाने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करते थे, जबकि रक्त खींचने वाले दैत्य रक्त के परिवहन के लिए दिव्य इंद्रियों का उपयोग करते थे। शारीरिक शक्ति तो जल्दी ठीक हो सकती थी, लेकिन दिव्य इंद्रियां नहीं, इसलिए एक साधक द्वारा प्रतिदिन निकाला जा सकने वाला राक्षस रक्त सीमित था, जिससे उसे मामूली मुनाफा होता था। कम से कम तोंगशियान शहर के पास रक्त खींचने की कला में निपुण साधक ज्यादा नहीं थे। मो हुआ ने अनुमान लगाया कि विभिन्न राज्य सीमाओं में कुछ साधक बड़ी मात्रा में राक्षस रक्त निकाल सकते हैं और ऐसा करके अपनी आजीविका चला सकते हैं। अन्यथा इसकी दुर्लभता के कारण फॉर्मेशन मास्टर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली आध्यात्मिक स्याही बहुत अधिक महंगी हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अटकलें थीं। साधना जगत में सीमित अनुभव के कारण मो हुआ निश्चित नहीं हो पा रहा था। रक्त चित्रण कला सीखना मुश्किल नहीं था। मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए मो हुआ ने इसे कई बार पढ़कर सीख लिया। जैसा कि बाई ज़िक्सी ने कहा था, रक्त खींचने की कला दिव्य इंद्रिय हेरफेर का एक सरलीकृत संस्करण थी, लेकिन यह हेरफेर हवा के माध्यम से नहीं हो सकता था। इसके बजाय व्यक्ति को राक्षस जानवरों के फर पर अपनी हथेली रखनी होती थी, राक्षस रक्त के प्रवाह को महसूस करना होता था और फिर उसे नियंत्रित करने के लिए दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके उसे राक्षसों के रक्त प्रवाह से बाहर निकालना होता था। टोंगक्सियन शहर में मो हुआ के लिए रक्त चित्रण कला का अभ्यास करने हेतु कोई जीवित या ताज़ा मृत राक्षस जानवर नहीं थे। मो हुआ के पास कोई विकल्प नहीं था,
सिवाय इसके कि उसने मोशान से एक जंगली मवेशी राक्षस की खाल का एक टुकड़ा काटने और उस पर पानी डालने के लिए कहा। फिर खाल के माध्यम से उसने पानी के प्रवाह को निर्देशित करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया। यद्यपि यह वास्तविक रक्त चित्रण कला से बहुत भिन्न था, फिर भी यह कुछ न होने से तो बेहतर ही था। मोहुआ ने वास्तविकता में कुछ बार अभ्यास किया और जल्द ही इस तकनीक में निपुणता हासिल कर ली। हालांकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भले ही उसने रक्त खींचने की कला सीख ली थी, लेकिन मोहुआ के पास राक्षस रक्त निकालने के लिए कोई राक्षस जानवर नहीं था। राक्षस रक्त के बिना वह आध्यात्मिक स्याही तैयार नहीं कर सकता था। आध्यात्मिक स्याही की कमी का समाधान नहीं हो पाया। कई दिनों के विचार के बाद मोहुआ केवल एक ही समाधान पर पहुंचा। राक्षसों का शिकार करने के लिए पहाड़ों में जाओ, बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश करने का रास्ता खोजें, राक्षस जानवरों को मार डालें, फिर जब वे अभी मरे हों और उनका खून अभी तक जम न गया हो तो उनकी नसों से सीधे जीवंत राक्षस रक्त निकालें। ये स्थिर और प्रचुर मात्रा में राक्षस रक्त प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था। मोहुआ ने ऊपर देखा, उसकी निगाहें तोंगशियान शहर के घरों और सड़कों से गुजरते हुए दूर स्थित गहरे गहरे बड़े काले पर्वत पर टिक गईं। पर्वत श्रृंखलाएं विश्वासघाती थीं, जहर और धुंध से भरी हुई थीं, धुंध में लिपटी हुई थीं और राक्षस क्यूई से व्याप्त थीं। ये दुर्जय राक्षसी प्राणियों का निवास स्थान था और हजारों वर्षों से टोंगक्सियन शहर के अनगिनत राक्षस शिकारियों ने यहीं अपनी आजीविका की तलाश की थी या यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। तैयार रहना कार्य करने की स्थिति में होना है, तैयार न रहना असफलता को आमंत्रित करना है। चूंकि बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश की योजना थी, इसलिए पर्याप्त तैयारी आवश्यक थी। बिग ब्लैक माउंटेन के भीतर का वातावरण खतरनाक था, हर जगह जहर फैला हुआ था, धुंध फैली हुई थी और राक्षस जानवर घात लगाए बैठे थे। राक्षस जानवर आपके साथ तर्क नहीं करते थे, वे आमतौर पर मनुष्यों को खाने के लिए भोजन के रूप में देखते थे और यहाँ तक कि जो लोग लोगों को नहीं खाते थे उन्हें भी मार देते थे, जिससे आगे बढ़ने से पहले ही कृषकों के पेट फाड़ दिए जाते थे। मोहुआ टोंगशियान शहर में पला बड़ा था और उसके पिता एक राक्षस शिकारी थे। छोटी उम्र से ही उसे बड़े काले पहाड़ के खतरों की गहरी जानकारी थी। पहाड़ पर जल्दबाजी में प्रवेश करने का मतलब हो सकता है कि एक पल में ही जान चली जाए और संभवतः पीछे कोई निशान भी न छूटे। इसलिए अगर किसी को पहाड़ पर चढ़ना हो तो हर पहलू पर पहले से पूरी तरह विचार करना जरूरी था। खतरे से बचने और जिंदगी मौत के बीच झूलने से बचने के लिए एक योजना की जरूरत थी। आखिरकार मेरे माता पिता के पास केवल मैं ही उनका बेटा हूं, मोहुआ ने मन ही मन सोचा। एक दिन लियू रुहुआ जियांग युन के लिए कुछ मांस और सब्जियां लेकर आई और उससे कहा कि वह उन्हें वापस ले जाए और अपने बच्चे के लिए पकाए। जियांग युन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वह इतना भार नहीं उठा सकती। क्यूई शोधन क्षेत्र में साधकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भंडारण बैग काफी सस्ते थे और उनमें स्थान भी सीमित था, जिससे ज्यादा सामान ले जाने की सुविधा नहीं थी। चाची जियांग, मैं उन्हें वापस ले जाने में आपकी मदद करूंगा, मोहुआ ने आत्मविश्वास से कहा। मैं तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकता हूँ? कोई बात नहीं, मैं वैसे भी अंकल चू से मिलने ही वाला था। सचमुच? जियांग युन ने संदेह से पूछा। हम, मोहुआ ने सिर हिलाया। जियांग युन ने अब कोई आपत्ति नहीं की, वह स्टोरेज बैग लेकर आगे चल दिया, जबकि मोहुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसके हाथों में 2 बड़ी गोभी थी। रास्ते में जियांग युन कभी कभी पीछे मुड़कर मोहुआ की जांच करता, उसे सावधान रहने की सलाह देता और पूछता कि क्या वह थका हुआ है या उसे आराम करने की जरूरत है। 1 कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद वे जियांग युन के घर पहुंचे। जियांग युन का घर काफी साधारण था, 2 या 3 कमरे, टूटी दीवारें और कुछ पुरानी तथा टूटी हुई मेजें और कुर्सियां। सौभाग्य से रसोई घर में नियमित उपयोग के संकेत मिले, जिससे कम भूख की समस्या तो नहीं हुई। जियांग युन थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मेरा घर थोड़ा जर्जर है। ये ठीक है आंटी जियांग, मोहुआ मुस्कुराए। तोंगशियान शहर में खुले किसानों के घर अधिकतर ऐसे ही थे, सादे और साधारण। मोहुआ के अपने परिवार के हालात पहले थोड़े बेहतर थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि लियू रुहुआ घर के कामों में किफायती थी और मोशान राक्षसों का शिकार करने में माहिर और सेहतमंद था। उनके परिवार ने कोई बड़ी उथल पुथल नहीं देखी थी, इसलिए गरीब होने के बावजूद वे किसी तरह गुजारा कर लेते थे। लेकिन ये सब दुर्भाग्य की अनुपस्थिति पर निर्भर था। एक विक्षिप्त साधक का परिवार एक बार विपत्ति की चपेट में आने पर शीघ्र ही जीर्ण शीर्ण हो सकता है। जीविका चलाना भी एक समस्या बन सकता है, ताओ साधना के माध्यम से अमरता प्राप्त करने की तो बात ही छोड़ दें। आंटी जियान के पति राक्षस शिकार के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
बचत खत्म हो चुकी थी, आमदनी नहीं थी और घर पर बच्चा खाने के लिए रो रहा था। आंसू उनके लिए रोज का साथ थे, फिर भी उनसे कोई हल नहीं निकला। बाद में एक खाद्य दुकान पर काम मिलने और कुछ स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करने के बाद तथा अपने पति की हालत में सुधार होने के बाद वे अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गए, जिससे जीवन थोड़ा बेहतर हो गया। एक मुक्त कृषक का जीवन कल्पना से कहीं अधिक नाजुक था, फिर भी इसके बावजूद हर कोई जीने के लिए प्रयास करता रहा। चाची जियान की सास बच्चे को शांत कर रही थी और मोहुआ को देखकर उन्होंने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। बच्चा भी बाहर झांक रहा था, उसकी चमकदार आंखें उत्सुकता से मोहुआ को देख रही थीं। मोहुआ ने उसे एक छोटा सा कपड़े से बना लिटिल टाइगर दिया और बच्चे ने संतुष्टि भरी भारी आवाज में कहा, धन्यवाद भाई। फिर लिटिल टाइगर से लिपट गया और उसे छोड़े बिना उत्साह से चिल्लाने लगा। मोहुआ ने थोड़ी देर मुस्कुराकर कहा और फिर जियांग यून के पति चू गुआंगशान को ढूंढने चली गई। चू गुआंगशान मोहुआ को देखकर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि मोहुआ उसके पास एक अनुरोध लेकर आए हैं, तो वह काफी खुश हुआ। आगे बढ़ो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर मेरे बस में हो तो समझो हो गया। अंकल चू, मैं सीखना चाहता हूं कि जाल का उपयोग कैसे किया जाता है, मोहुआ ने पूछा। छोटी दानव बिल्ली जो मोहुआ के साथ जलमार्ग के अभ्यास में थी, उसे चू गुआंगशान ने जाल का उपयोग करके पकड़ लिया था। युवा राक्षस जानवर बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन अत्यधिक सतर्क और संवेदनशील थे, पर्यावरण की गंध से परिचित थे और आमतौर पर साधकों द्वारा बिछाए गए जाल में नहीं फंसते थे। चू गुआंगशान राक्षस जानवरों को फंसाने में सक्षम था, यहाँ तक कि उन्हें जीवित भी पकड़ लिया, जो काफी उल्लेखनीय था। इसका एक कारण ये था कि मोहुआ ने जाल पर लकड़ी बांधने वाली संरचना बना दी थी, जिससे राक्षस का बच निकलना कठिन हो गया था। हालांकि इससे ये भी संकेत मिलता है कि चू गुआंगशान के पास जाल बिछाने का बहुत अनुभव और अंतर्दृष्टि थी। राक्षस शिकारी तो बहुत थे, लेकिन हर किसी में जाल का अध्ययन करने का धैर्य और ध्यान नहीं था। चू गुआंगशान एक पल के लिए हिचकिचाया। मोहुआ ने तुरंत कहा, अगर यह असुविधाजनक है तो कोई बात नहीं। जिस शिल्प पर मैं अपनी आजीविका के लिए निर्भर हूं, उसके बारे में पूछना सचमुच कुछ हद तक अप्रत्याशित है। चू गुआंगशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, इसमें कोई असुविधा नहीं है, मुझे खुशी है कि आपने पूछा, लेकिन चू गुआंगशान ने रुककर कहा, ये छोटी छोटी तरकीबें हैं, इन पर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुम्हें साधना और रचनाएं सीखने में ज्यादा समय लगाना चाहिए, यही असली भविष्य है। जहां तक मेरी बात है, मैं आधा अपंग हूं, राक्षसों का शिकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं पैसे कमाने के लिए इन छोटे मोटे हुनरों पर ही थोड़ा ध्यान दे सकता हूं। वरना तुम्हारी आंटी जियांग को बहुत तकलीफ होगी। चू गुआंगशान ने आह भरी, उसकी अभिव्यक्ति आत्मा मजाक वाली थी। मोहुआ भावुक हो गया और एक पल सोचने के बाद बोला, दुनिया के तौर तरीकों को समझना ही सब कुछ सीखना है। ताओ साधना गहन और विशाल है, सभी चीजों को समाहित करती है। महान ताओ एक मार्ग है और छोटा मार्ग भी एक मार्ग है। चू गुआंगशान थोड़ा चौंका, फिर हंसा, मुझे नहीं पता कि तुमने ये चीजें कहाँ से सीखी, लेकिन ये तो समझ में आती हैं। चूंकि तुम इनका तिरस्कार नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, ये चीजें मामूली हुनर हैं, इन पर ज्यादा सोचने लायक नहीं है। चिंता मत करो, मैं साधना या संरचनाओं की उपेक्षा नहीं करूंगा। तभी चू गुआंगशान ने सिर हिलाया। फंसाना वास्तव में काफी सरल है, लेकिन इसके लिए धैर्य और बारीकी पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जाल बिछाते समय इलाके और वातावरण का ध्यान से निरीक्षण करें, अनुमान लगाएं कि राक्षस जानवर कहां से आ सकते हैं और कहां जाएंगे। जाल को उनके अपरिहार्य मार्ग पर रखें। जाल लगाने के बाद आपको निशान हटाने होंगे। घास, पेड़ और पत्थर पहले और बाद में एक जैसे ही दिखने चाहिए। आपको गंध भी मिटानी होगी। अगर कुछ गंध पूरी तरह से नहीं हटाई जा सकती, तो आपको उन्हें छिपाना सीखना होगा। आप उन्हें कैसे छिपाते हैं? मोहुआ ने पूछा। राक्षस जानवरों को बासी और सड़ी हुई गंध पसंद होती है, इसलिए आप गंध को छिपाने के लिए राक्षस के खून या सड़े हुए मांस का उपयोग कर सकते हैं, या आप प्राकृतिक बदबू वाली खूनी जड़ी बूटियों और अन्य ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकते हैं। मैं बाद में जाल बनाने के लिए कुछ चित्र बनाऊंगा, ये काफी आसान है। आप अपनी पसंद से कुछ आकृतियां बना सकते हैं, प्रभाव बेहतर होगा। मिठाई से मधुमेह नहीं होता। मुख्य शत्रु से मिले। इंसुलक्स डायबिटिक। अंत में मौत का नाटक करने वाले राक्षस जानवरों से सावधान रहें।
राक्षस जानवर चालाक होते हैं, कभी कभी जाल में फंसने पर वे मरने का नाटक कर सकते हैं। जब आप पास जाकर जांच करेंगे तो वे अचानक हमला कर सकते हैं। 10 में से 9 बार आप उनसे बच नहीं पाएंगे। चू गुआंगशान ने सब कुछ बहुत विस्तार से समझाया। मो हुआ ने सुनते हुए बार बार सिर हिलाया। जब मो हुआ विदा लेने वाला था, चू गुआंगशान हिचकिचाया, मानो वह कुछ कहना चाहता था लेकिन बीच में ही रुक गया। अंकल चू, क्या कुछ और है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चू गुआंगशान ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ है, फिर भी उसके लिए बोलना मुश्किल था। मो हुआ ने धीरे से कहा, चाची जियांग मेरे प्रति बहुत दयालु रही हैं और आपने मुझे जाल का उपयोग करना सिखाया है, बस जो भी कहना है कह दो। चू गुआंगशान का चेहरा लाल हो गया और वह काफी देर तक हिचकिचाया, फिर आखिरकार उसने कहा, मैं सोच रहा था जब झुओ थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्या आप उसे संरचनाओं के बारे में कुछ सिखा सकते हैं। झुओ चू गुआंगशान और जियांग युन का बेटा था, जिस बच्चे से मो हुआ की अभी मुलाकात हुई थी। राक्षसी जानवरों से घायल होकर चू गुआंगशान खुद तो बच गया, लेकिन जीवन भर राक्षसों का शिकार करने में असमर्थ रहा। जीविका चलाना ही उसके लिए काफी मुश्किल था। वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके नक्शे कदम पर चले, खतरे के किनारे और लगातार डर के साए में, जहां एक भी चूक जानलेवा हो सकती थी। इसलिए वह चाहते थे कि उनका बेटा भविष्य में आजीविका सुरक्षित करने के लिए संरचनाओं के बारे में थोड़ा सीखे। संरचनाएं सीखने के लिए किसी को एक गुरु की सहायता लेनी चाहिए, जो कि वह आत्मा पत्थरों के साथ नहीं कर सकता। इसलिए वह सिर्फ महुआ की ओर ही रुख कर सकता था, लेकिन वह महुआ की फीस भी नहीं दे सकता था। शर्म और अनिच्छा दोनों के साथ उसने यह अनुरोध किया, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, और ये पूछना कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, उन्होंने अपने बेटे की खातिर ऐसा किया। महुआ आश्चर्यचकित रह गया और एक पल सोचने के बाद चू गुआंगशान ने जल्दी से कहा, बेशक अगर झुओ सुस्त है और उसमें प्रतिभा की कमी है तो इसे भूल जाओ। चू गुआंगशान ने ये कहा, लेकिन उसकी आंखों में आशा और अधीनता का एक निशान बना रहा। मो हुआ को दुख की पीड़ा महसूस हुई। ध्यान न देने का नाटक करते हुए वह बस मुस्कुराया और बोला, जरूर, लेकिन झुओ को थोड़ा और बड़ा होना होगा। भले ही वह बहुत प्रतिभाशाली न हो, जब तक वह कुछ संरचनाओं में महारत हासिल कर लेता है, वह व्यापारियों के साथ व्यापार कर सकता है और कुछ स्पिरिट स्टोन कमा सकता है। भविष्य में वह भले ही अमीर न हो, लेकिन उसके पास खाने पीने और कपड़ों के लिए पर्याप्त धन तो होगा ही। चू गुआंगशान के दिल से बोझ उतर गया और उसने राहत की लंबी सांस ली। उसने मो हुआ की तरफ देखा, उसकी भावनाएं उफान पर थीं, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। धन्यवाद के शब्द उसकी जुबान पर बहुत कमजोर लग रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ठीक से कैसे व्यक्त करे। मो हुआ मुस्कुराया और विदा ले लिया। चू गुआंगशान मो हुआ को घर से बाहर सड़क तक ले गया। आगे लियू की फूड शॉप का बोर्ड देखकर वह रुक गया, लेकिन उसकी नजर मो हुआ पर घर तक लगी रही। हुआ श्री जुआंग से दूसरों को फॉर्मेशन सिखाने के बारे में पूछने गए। श्री जुआंग ने कोई आपत्ति नहीं जताए, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है तुम उसे दूसरों को भी सिखा सकते हो, बशर्ते तुम इच्छुक हो। मो हुआ बहुत खुश हुआ, धन्यवाद सज्जन। मिस्टर जुआंग मांस खा रहे थे और शराब पी रहे थे, उनके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। अचानक उन्होंने उत्सुकता से पूछा, दूसरों को सिखाने से तुम्हें कोई फायदा तो नहीं होता ना? क्या तुम्हें मुसीबत का डर नहीं लगता? प्रशिक्षक यान ने एक बार अपने शिष्य से कहा था कि संरचनाएं पानी की तरह होती हैं, वे तभी टिक सकती हैं जब उन्हें आगे बढ़ाया जाए। श्री जुआंग के चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। श्री जुआंग की ओर देखते हुए मो हुआ ने आगे कहा, सज्जन ने मुझे फॉर्मेशन कलाएं सौंपी हैं, यह एक विरासत है। हालांकि मेरी योग्यता सीमित है और फॉर्मेशन की मेरी समझ उथली है, फिर भी अपनी क्षमताओं के दायरे में मैं भी इन फॉर्मेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इस तरह मैं सज्जन के मार्गदर्शन में कोई कमी नहीं आने दूंगा और यह सुनिश्चित कर सकूंगा कि फॉर्मेशन कलाएं भविष्य में भी लंबे समय तक कायम रहें। भविष्य में लंबे समय तक टिके रहो। श्री जुआंग की पतली उंगलियां बांस की कुर्सी के आर्मरेस्ट पर धीरे से थपथपा रही थीं। भविष्य में लंबे समय तक टिके रहने का क्या फायदा? मो हुआ ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, निर्माण कलाएं स्वर्गीय दाओ के नियमों की अभिव्यक्ति हैं। निर्माण कलाओं का अध्ययन स्वर्गीय दाओ को समझना है, निर्माण कलाओं का चित्रण स्वर्गीय दाओ का अभ्यास करना है, और निर्माण कलाओं का शिक्षण स्वर्गीय दाओ को आगे बढ़ाना है।
साधक शाश्वत जीवन के लिए दाव की खोज करते हैं, और यदि निर्माण कलाएं लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो इसका अर्थ है कि स्वर्गीय दाव का प्रवाह निरंतर है। श्री जुआंग की आंखें चमक उठी और उन्होंने सिर हिलाया। ठीक कहा, दाव सब कुछ बनाता है, दाव सब कुछ बदल देता है। श्री जुआंग ने फिर मोहुआ की ओर देखा। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्रारंभिक संकल्प को मत भूलना। मैं करूंगा, सज्जन। मोहुआ के चले जाने के बाद श्री जुआंग बांस की कुर्सी पर वापस लेट गए और अपना दाहिना हाथ उठाकर उसकी हथेली को देखने लगे। अब उसका हाथ खाली था, आध्यात्मिक शक्ति से रहित, संरचना बनाने में असमर्थ, कुछ भी नहीं पकड़ रहा था, खाली विरासत। श्री जुआंग की निगाहें गहरी थीं, जिनमें थोड़ी कड़वाहट भी थी। श्री जुआंग ने मोहुआ को फॉर्मेशन कलाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी और मोहुआ ने राहत की सांस ली। जो अभी भी युवा था, उससे कुछ निर्माण कलाएं सीखने में सक्षम होना, भले ही वे सरल हों, उसे भविष्य में जीविका कमाने में सक्षम बनाता। मोहुआ ने बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश करने की अपनी तैयारी जारी रखी। वह पहले से ही जाल बनाना सीख चुका था और उन्हें लगाने की तरकीबें भी जानता था। अगले दिनों में अपनी आध्यात्मिक स्याही का उपयोग करते हुए मोहुआ ने 5 पृथ्वी अग्नि संरचनाएं और कुछ विविध, संभावित रूप से उपयोगी छोटी संरचनाएं बनाईं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मोशान से बिग ब्लैक माउंटेन के निचले क्षेत्र के नियमों और वर्जनाओं के बारे में भी सीखा, साथ ही राक्षस शिकारियों द्वारा राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बुनियादी प्रक्रिया और तरीकों के बारे में भी सीखा। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद मोहुआ ने दाहू और अन्य लोगों की तलाश की। तीनों ने धीरे धीरे अपनी हरियाली त्याग दी थी और अधिक शांत दिखाई दे रहे थे, हालांकि उनकी आंखों में अभी भी युवावस्था के निशान थे। वे बिग ब्लैक माउंटेन में दाखिल हुए थे, चोटें खाई थीं, खून बहाया था और चुपचाप आंसू बहाए थे। अब वे धीरे धीरे एक राक्षस शिकारी के जीवन में ढल गए थे। हालांकि वे अभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, फिर भी वे कम से कम राक्षस शिकार दल की मदद कर सकते थे, और राक्षस जानवरों का शिकार करने के बाद अब उन्हें आत्मा रत्नों का हिस्सा मिल सकता था। हालांकि ये स्पिरिट स्टोन्स अभी भी उनके बीहड़ जीवन के लिए एक बूंद के समान थे। राक्षस शिकार दल के साथ शिकार पूरा करने के बाद दाहू और अन्य लोग पहाड़ पर पुनः प्रवेश करने से पहले कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए घर लौट आए थे। जब मोहुआ उन्हें ढूंढने आया तो वे बहुत खुश हुए। मुझे आप सभी से कुछ चर्चा करनी है। आंटी मेन द्वारा दिए गए खट्टे और मीठे जंगली फलों को चबाते हुए मोहुआ ने अपने गालों को फुलाते हुए कहा। वे तीनों दंग रह गए। यह क्या है? मैं भी बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश करना चाहता हूँ, मोहुआ ने कहा। दाहू और अन्य लोग अचंभित थे और अपने सिर को ढोल की खड़खड़ाहट की तरह हिला रहे थे। नहीं नहीं नहीं, बड़ा काला पहाड़ बहुत खतरनाक है, तुम वहां नहीं जा सकते, दाहू ने कहा। ठीक है, आप अभी क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर हैं, आप नहीं जा सकते। आप बॉडी कल्टीवेटर नहीं हैं, अगर आपको चोट लग गई तो क्या होगा? जियाओहू ने अपनी चिंता व्यक्त की। बिल्कुल, आप कमजोर हैं, आप घायल नहीं हो सकते। अपनी छाती पर लगे खून से सने घाव के बारे में सोचते हुए और फिर मोहुआ के दुबले पतले शरीर को देखते हुए। दाहू घायल होने पर भी टिक सकता था, लेकिन यदि मोहुआ को राक्षस जानवर द्वारा थप्पड़ मारा जाता तो संभवतः उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती। दाहू का डर बढ़ गया, उसका स्वर और भी कठोर हो गया। हम नहीं जा सकते। मोहुआ ने अपना सिर खुजलाया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। श्वांगहू खुद को रोक नहीं सका और पूछा, आप बिग ब्लैक माउंटेन में क्या करने जा रहे हैं? राक्षस शिकार। दाहू के तीनों लोग चौंक गए और मोहुआ के जाने के और भी अधिक खिलाफ हो गए। मोहुआ ने कहा, यदि आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मुझे अकेले ही वहां जाना होगा, और यह और भी खतरनाक होगा। बेशक वह बस यही कह रहा था। बिग ब्लैक माउंटेन इतना खतरनाक था कि अकेले वहां जाना निस्संदेह मौत को ढूंढने के समान था। दाहू के 3 लोग परेशान थे। मॉन्स्टर हंटर्स बनने के बाद क्या आपने अभी तक कोई स्पिरिट स्टोन अर्जित नहीं किया है? मोहुआ ने अवसर का लाभ उठाते हुए पूछा। तीनों इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। वे अभी भी काम के अभ्यस्त हो रहे थे और केवल रणनीतिक योजना बनाने में ही मदद कर सकते थे, इसलिए उन्हें मिलने वाले स्पिरिट स्टोन्स बहुत अधिक नहीं थे। मोहुआ ने कहा, मेरे पास राक्षस जानवरों को मारने का एक तरीका है, लेकिन मुझे आप तीनों की मदद की आवश्यकता होगी। तुम्हारे पास क्या रास्ता है? जियाओहू खुद को रोक नहीं सका और पूछा। संरचनाएं। मोहुआ ने कहा, मैं राक्षस जानवरों को लुभाने के लिए एक संरचना स्थापित करूंगा। पहले उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दूंगा, फिर आप तीनों उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन
दाहू अभी भी मोहुआ के बारे में चिंतित था। मैं बस फॉर्मेशन को ठीक कर दूंगा और फिर किनारे पर छिप जाऊंगा। जैसे ही राक्षस जानवर विस्फोट से घायल हो जाएंगे तुम उन्हें नीचे गिरा दोगे और मैं बाहर आ जाऊंगा। ये खतरनाक नहीं होगा, मोहुआ ने योजना बनाई। लेकिन क्या ये संरचना वास्तव में राक्षस जानवरों को घायल कर सकती है? इसकी चिंता मत करो, मैं कई जानवर बना दूंगा। अगर राक्षस जानवर मरेंगे भी नहीं तो भी वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। यह मूल रूप से वह था जो उसने कियानजिन से निपटने के लिए तैयार किया था, लेकिन कियानजिन डर गया और अब ये राक्षस जानवरों के खिलाफ उपयोग करने के लिए सही था। दाहू के तीनों ने एक दूसरे को देखा, उन्हें मोहुआ के गठन कौशल पर भरोसा था लेकिन फिर भी उनके मन में संदेह था। क्या आप नहीं चाहते कि आंटी मेंग का जीवन बेहतर हो? दाहू के तीनों लोग चुप हो गए। बेशक वे चुप हो गए। आंटी मेंग ने उन तीनों को पालने के लिए बहुत कष्ट सहे थे। कभी कभी अपने बच्चों को न दिखाने के लिए वह छिप जाती थी और अकेले में अपने आंसू पोंछती थी। दाहू के तीनों सदस्यों ने अपने सिर झुका लिए, उनकी आंखें हल्की लाल हो गईं। मोहुआ ने आह भरी और उनके कंधे थपथपाए। चिंता मत करो, अगर मुझे यकीन न होता तो मैं कुछ भी नहीं करता। जियाओहू ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम सचमुच निश्चित हो? कल या परसों हम सबसे पहले बाहरी पहाड़ों में जाकर एक कमजोर राक्षस जानवर ढूंढेंगे जिस पर हम परीक्षण कर सकें। अगर यह काम कर गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो हम फिर भी भाग सकते हैं। हम तो भाग सकते हैं, लेकिन क्या तुम? श्वांगहू ने मोहुआ की ओर देखा और चतुराई से कहा। मोहुआ ने कुछ गर्व से कहा, मैंने विशेष रूप से एक आंदोलन तकनीक सीखी है। चिंता मत करो, राक्षस जानवर मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। किस तरह की गतिविधि तकनीक? जिस व्यक्ति ने मुझे सिखाया उसने मुझे बताने की इजाजत नहीं दी। तुम्हें किसने सिखाया? बस एक गुजरते हुए अनजान दयालु चाचा, मोहुआ ने यंत्रवत उत्तर दिया। दाहू ने मोहुआ को संदेह से देखा, वह कोई ठग तो नहीं है? वह कैसे हो सकता है? ये चाल ढाल तकनीक बहुत शक्तिशाली है। दाहू के तीनों ने एक दूसरे को देखा और आखिरकार समझौता कर लिया। ठीक है, हम तुम्हें बाहरी पहाड़ पर ले चलेंगे, लेकिन सिर्फ एक बात, ठीक है? अगर कोई दुर्घटना हुई तो तुम्हें भागना होगा। मोहुआ ने जल्दी से सिर हिलाया। निश्चिंत रहो, मेरा जीवन मेरा अपना है, मैं इसे नहीं खोऊंगा। 2 दिन बाद जैसे ही आकाश में रोशनी होने लगी, मोहुआ और दाहू के 3 लोग टोंगक्सियन शहर के बाहर मिले। वे एक साथ चल पड़े और राक्षस क्यूई से घिरे बड़े काले पर्वत की ओर बढ़ चले। बड़ा काला पर्वत अंधकार में और गहरा है, इसकी सीमाएं अज्ञात हैं। टोंगक्सियन शहर के राक्षस शिकारियों की पुरानी पीढ़ी आमतौर पर बड़े काले पर्वत को 3 भागों में विभाजित करती है: बाहरी पर्वत, आंतरिक पर्वत और गहरा पर्वत। बिग ब्लैक माउंटेन का बाहरी पर्वत वह स्थान है जहां अधिकांश मॉन्स्टर हंटर्स मॉन्स्टर बीस्ट्स का शिकार करते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही विषैले पदार्थ हैं, हल्की धुंध है तथा यद्यपि भूभाग खतरनाक है, फिर भी यह अत्यधिक खतरनाक नहीं है। आउटर माउंटेन में राक्षस जानवर ज्यादातर प्रथम श्रेणी के मध्य चरण में हैं। कभी कभी देर से चरण के प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर नहीं। दूसरी ओर बिग ब्लैक माउंटेन का आंतरिक पर्वत असाधारण रूप से खतरनाक है, जो जहरीले जीवों, घने धुएं और मन को भ्रमित करने वाले कोहरे से भरा है। इनर माउंटेन में राक्षस जानवर मुख्य रूप से प्रथम श्रेणी के अंतिम चरण में हैं, और कभी कभी यहाँ द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवर भी हो सकते हैं। अगर क्यूई शोधन क्षेत्र में किसी साधक का सामना किसी दूसरे दर्जे के राक्षस जानवर से हो और वह उसे पहले से न टाल सके, तो ये लगभग निश्चित रूप से जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। इसलिए ज्यादातर राक्षस शिकारी आंतरिक पर्वत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जहां तक बिग ब्लैक माउंटेन के गहरे पर्वत का प्रश्न है, ये पूर्णतः निषिद्ध क्षेत्र है, सभी साधकों के लिए वर्जित है। मोहुआ ने कभी किसी राक्षस शिकारी के बारे में नहीं सुना था जो बिग ब्लैक माउंटेन के गहरे पहाड़ में प्रवेश करने का साहस करता हो, और मोशान ने भी मोहुआ को बताया था कि गहरे पहाड़ में प्रवेश करने का मतलब निश्चित मृत्यु है। निम्न स्तर का होने के कारण मोहुआ अपनी सीमाओं से अच्छी तरह परिचित था। वह गहरे पर्वत जैसे निषिद्ध क्षेत्र की ओर भी नहीं देखेगा। वह इनर माउंटेन जैसी खतरनाक जगह पर भी कदम नहीं रखेगा। केवल बाहरी पर्वत, और विशेष रूप से बाहरी पर्वत का सबसे बाहरी किनारा ही वह गतिविधि क्षेत्र था जिसे मोहुआ ने अपने लिए ध्यान में रखा था। मोहुआ और 3 दाहू बड़े काले पर्वत में प्रवेश कर गए और बाहरी पर्वत के किनारे पर रुक गए। चारों ओर जंगल घने थे, पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ थे और गहरे पहाड़ रहस्य से छिपे हुए थे जिनसे कभी कभी भयानक और अजीब आवाजें निकलती थीं।
हवा में हल्की धुंध भरी हुई थी, जिसमें पहाड़ की ताज़ी हवा और एक अस्पष्ट खूनी गंध मिश्रित थी, जिसे सूंघना असहज था। कभी कभी पहाड़ के कोनों के एकांत में एक धुंधला सा दैत्य क्यों भी दिखाई देता था। यह बाहरी पर्वत का किनारा था और मोहुआ को पहले से ही एक अकथनीय उत्पीड़न महसूस हो रहा था। यदि यह आंतरिक पर्वत या गहरा पर्वत होता तो मोहुआ ने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। अब हम क्या करें? श्वांगहू ने फुसफुसाते हुए पूछा। तीनों ने अपनी नजरें मोहुआ की ओर घुमाई। इसे मुझ पर छोड़ दो, मोहुआ ने कहा। मोहुआ ने पहले से ही सब कुछ योजना बना ली थी। सबसे पहले उसने जमीन पर पैरों के निशान, पेड़ों पर बिखरे बाल, पत्थरों पर खून के धब्बे और हवा में छोड़ी गई धुंधली राक्षस की जांच करके राक्षस जानवरों द्वारा अपने मान से बाहर निकलने के मार्ग का निर्धारण किया। पहाड़ों में एक संकरी दरार पर, जहां से उन्हें गुजरना था, मोहुआ ने जाल बिछाया। जाल के अंदर एक लकड़ी बंधन संरचना थी, जो एक मध्यम चरण के प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर को फंसा सकती थी, लेकिन लंबे समय तक नहीं, केवल 10 सांसों तक। जाल के चारों ओर पृथ्वी अग्नि संरचना के 5 सेट थे, जिनमें से प्रत्येक में एक आत्मा पत्थर जड़ा हुआ था। मोहुआ ने जाल को मलबे से ढक दिया, उसके ऊपर कुछ खूनी जड़ी बूटियां रख दी और उन पर थोड़ा खून का पानी छिड़क दिया। खूनी जड़ी बूटियां चाची जियांग के अनुग्रह से एकत्रित की गई थीं और रक्त जल भोजनालयों में पकाए गए राक्षस के मांस का अवशेष था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो मोहुआ 3 दाहू के साथ कुछ पत्थरों के पीछे छिप गया। क्या ये सचमुच काम करेगा? जियाओहू ने पूछा। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं, मोहुआ ने प्रयोग करने के भाव से कहा। इस योजना का उसके मन में कई बार अभ्यास किया गया था। जाल, खूनी जड़ी बूटियां, रक्त जल और उसके बाद के प्रत्येक विवरण को ध्यान में रखते हुए ये योजना अचूक होनी चाहिए। राक्षस शिकार खतरनाक है, इसमें कोई लापरवाही नहीं की जा सकती। इसके अलावा यह मोहुआ का पहली बार राक्षस जानवरों के शिकार में भाग लेने का मौका था, इसलिए उसने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की थी। समूह पत्थरों के पीछे इंतजार कर रहा था। सुबह के उगते सूरज और उसकी फैलती धुंध से लेकर दोपहर तक, जब पहाड़ का कोहरा लगभग छंट चुका था, तब भी किसी राक्षस जानवर का कोई निशान नहीं था। शायद कोई राक्षस जानवर नहीं आएगा, जियाओहू बेचैन होने लगा। चुप रहो, मोहुआ ने अपनी उंगली होठों पर रखी और फुसफुसाया। जाल बिछाने में सावधानी और धैर्य की जरूरत होती है, जैसा कि अंकल चू ने कहा था। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। तीनों को ये बात उचित लगी और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। 2 घंटे और बीत गए और पेड़ों की सरसराहट के बीच एक राक्षस जानवर अंततः प्रकट हुआ। लाल फर, तीखे दांत और पंजे, टपकती लार के साथ यह एक स्प्लिट क्लॉ वुल्फ डेमन था। इसकी ताकत संभवतः प्रथम श्रेणी के मध्य चरण के आसपास थी। मोहुआ के लिए बिल्कुल सही। मोहुआ का उत्साह बढ़ गया और तीनों दाहू भी पूरी तरह सतर्क हो गए। स्प्लिट क्लॉ वुल्फ डेमन से निपटना आसान नहीं था, उन्हें पहले भी कई बार नुकसान उठाना पड़ा था। जैसे ही स्प्लिट क्लॉ चलता, वह इधर उधर देखता, उसकी आंखें क्रूरता से भरी होती, वह अत्यंत सतर्क रहता, कभी पेड़ों को खुरचता तो कभी अपने गहरे लाल पंजों को चाटता। चलते चलते स्प्लिट क्लॉ जल्द ही जाल के सामने आ गया। खूनी जड़ी बूटियों की खुशबू और खून की सड़ी हुई गंध से मोहित होकर उसकी आंखों में लालच दिखाई दिया, लेकिन वह सतर्क रहा और अंततः अंदर कदम रखने से पहले उसने जाल के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए। जाल सक्रिय हो गया और लकड़ी बंधन संरचना से हल्के हरे रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा की बेड़ियां उगाईं, जिन्होंने विभाजित पंजे को अपनी जगह पर बांध लिया। स्प्लिट क्लॉ ने बहुत संघर्ष किया तथा कुछ ही क्षणों बाद वह स्वयं को मुक्त करने में सफल हो गया। मोहुआ ने चट्टानों के पीछे से झांका, उसका दाहिना हाथ आगे की ओर था और एक आग का गोला संघनित होकर सीधा एक चाप बनाता हुआ बाहर की ओर उड़ गया। हालांकि वह स्प्लिट क्लॉ से नहीं टकराया, बल्कि उसके पैरों के पास फट गया। क्या ये चूक गया? दाहू और उसके 2 साथी मोहुआ को फायरबॉल तकनीक का उपयोग करते देख आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन जब आग का गोला बाहर निकल गया और स्प्लिट क्लॉ पर नहीं लगा जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, तो उन तीनों को थोड़ा अफसोस हुआ। नहीं, यह अपने निशाने पर लगा, मोहुआ ने शांत मुस्कान के साथ कहा। उसका लक्ष्य स्प्लिट क्लॉ नहीं था, बल्कि उसके पैरों के नीचे स्थित स्पिरिट स्टोन था। स्प्लिट क्लॉ के नीचे स्थित स्पिरिट स्टोन आग के गोले से चकनाचूर हो गया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा मुक्त हुई, जो नीचे दबी हुई पृथ्वी अग्नि संरचना में प्रवाहित हुई। संरचना पैटर्न लाल हो गए और 3 क्षण बाद पृथ्वी अग्नि संरचना के 5 सेट फट गए। एक तेज धमाके के साथ चट्टानें टूट गईं। मोहुआ और अन्य लोगों के कानों में भी सदमे के कारण आवाजें गूंजने लगीं।
जब घना धुआं छटा तो हर जगह टूटी चट्टानें और जले हुए निशान दिखाई देने लगे। स्प्लिट क्लॉ वुल्फ डेमन घावों से ढका हुआ था, उसका आधा फर काला हो गया था, उसकी निगाहें दुर्भावनापूर्ण थीं, लेकिन उसकी सांस कमजोर थी। जब वह नीचे था तो उसकी जान लेने का समय आ गया। मोहुआ ने हाथ हिलाया, जाओ। दाहू और अन्य लोग पृथ्वी अग्नि संरचना के विस्फोट के सदमे से उबरते हुए मोहुआ की चीख सुनी और तुरंत हमला कर दिया। स्प्लिट क्लॉ को घेरने के लिए एक पिंसर आंदोलन बनाया। मोहुआ चट्टानों के पीछे छिपा रहा, केवल उसका सिर बाहर झांक रहा था ताकि वह लड़ाई देख सके। शारीरिक साधना और हाथ से हाथ की लड़ाई में कुशल न होने के कारण वह दाहू और अन्य लोगों के रास्ते में नहीं आ सका। दाहू और उसके साथी शारीरिक शोधन में अच्छे थे और राक्षस शिकार में अपने संयमित अनुभवों के बाद वे ताओवादी कौशल और मार्शल आर्ट के उपयोग में काफी निपुण हो गए थे। दाहू ने मुक्केबाजी तकनीक का इस्तेमाल किया, श्वांगहू ने तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया और शियाओहू ने पैर तकनीक का इस्तेमाल किया। उनके समन्वित अग्रिम और पीछे हटने से स्प्लिट क्लॉ के साथ लड़ाई में उलझ गए। घुमावदार घूंसे गरज रहे थे, पैर के वार हवा की तरह तेज थे और ब्लेड की छाया घनी थी। अग्नि श्रृंखला और पृथ्वी श्रृंखला आध्यात्मिक शक्ति आपस में गुंथी हुई हैं तथा स्प्लिट क्लॉ की गहरे लाल रंग की राक्षसी शक्ति से मुकाबला कर रही हैं। दर्जनों वार के बाद पहले से ही गंभीर रूप से घायल स्प्लिट क्लॉ अब और सहन नहीं कर सका और श्वांगहू की तलवार ने उसकी पीठ के निचले हिस्से पर वार किया, जिससे उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। तीनों के शरीर पर घाव के निशान थे और खून के धब्बे थे, लेकिन कोई गंभीर नहीं था। वे अपने स्थान पर खड़े रहे, कुछ अविश्वास में। स्प्लिट क्लॉ ऐसे ही मर गया था। उनके राक्षस शिकार दल को एक मध्य चरण द्वितीय श्रेणी के विभाजित पंजा भेड़िया दानव को मारने के लिए उन्हें 1 या 2 देर से क्यूई शोधन क्षेत्र राक्षस शिकारियों की आवश्यकता होगी और कम से कम 5 या 6 मध्यम क्यूई शोधन साधकों को जानवर के साथ मौत से लड़ने के लिए बारी बारी से लेने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त विभाजित पंजे को भागने से रोकने और सहायता करने के लिए परिधि में कई कल्टीवेटर होने चाहिए। कई परीक्षणों के बाद यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो वे स्प्लिट क्लॉ को मारने में सक्षम हो सकेंगे। अब मोहुआ द्वारा लगाए गए केवल एक जाल, कुछ संरचनाओं के निर्माण तथा एक आग के गोले के फेंकने से स्प्लिट क्लॉ गंभीर रूप से घायल हो गया। उन तीनों ने मिलकर गंभीर रूप से घायल और मरते हुए स्प्लिट क्लॉ पर हमला किया और उसे मार गिराया। काफी आसानी से। ये बहुत आसान था, उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक सरल। जैसे ही दाहू और उसके साथियों ने मोहुआ को देखा, पृथ्वी अग्नि संरचना के विस्फोट की शक्ति को याद करते हुए वे विस्मय से भर गए। एक द्वितीय श्रेणी के मध्य चरण के जानवर को इतनी दुर्जय शारीरिक शक्ति के साथ मौत के कगार तक उड़ा देने में सक्षम होना। मोहुआ ने किसी तरह से इतनी शक्तिशाली संरचनाएं स्थापित कर ली बिना उन्हें पता चले। मोहुआ की ओर उनकी निगाहें थोड़ी बदल गई थीं। मोहुआ ने फिर चट्टानों के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला और स्प्लिट क्लॉ को देखते हुए पूछा, क्या इसकी सांस रुक गई है? तीनों को होश आ गया। दाहू ने सिर हिलाया और कहा, ये रुक गया है। अच्छा। मोहुआ का उत्साह बढ़ गया। वह एक जैब बोतल पकड़े हुए चट्टानों के पीछे से भागा। वह रक्त चित्रण कला का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था।